अध्याय 1051। एक कार्ड। हान सेन ने जी किंग की इच्छा मान ली और उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। वहां से निकलकर वे दोनों साथ में तलवार भट्ट की आश्रय की यात्रा करेंगे। हालांकि हान सेन को इसकी इजाज़त देने के लिए उसे बदले में कुछ तो चाहिए था। जी किंग को तलवार भट्ट की आश्रय में बने रहने के लिए उसे पवित्र तलवार आश्रय को ध्वस्त करने में हान सेन की मदद करनी होगी। बातचीत के बाद जी किंग झील में ही आराम करने के लिए रुक गए। हान सेन आगे के खजाने की तलाश में अकेले ही निकल पड़े। जब उन्हें थोड़ा आराम महसूस हुआ तो जी किंग ने कहा कि वे उनके पीछे चलेंगे। हान सेन शुरू में अकेले उस अजीब भूमि में जाने को लेकर चिंतित था, लेकिन अब जब उसे अपनी नई पशु आत्मा मिल गई थी तो वह ऐसा करने में अधिक सहज था। अपनी वर्तमान फिटनेस के साथ वह अपना रूप बदल सकता है और थकने से पहले काफ़ी देर तक युद्ध कर सकता है। गोल्ड ड्रैगन बीस्ट सोल का इस्तेमाल करने में एकमात्र समस्या ये थी कि वह केवल उन्हीं कौशलों में से एक का इस्तेमाल कर सकता था जिनका इस्तेमाल वह इंसान के तौर पर अक्सर करता था। वह सिर्फ एरो का इस्तेमाल कर सकता था। जब हान सेन का रूपांतरण हुआ तो वह मूलतः एक अग्नि महाप्राण प्राणी था। हो सकता है कि वह जी किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली रहा हो। हालांकि वह सोने के कौवे वाली पशु आत्मा की प्रकृति के बारे में जानने को उत्सुक था। भीड़ से मिली पशु आत्मा प्रदूषित थी जबकि यह नहीं थी। हान सेन ने अनुमान लगाया कि इसका अग्नि तत्व से कुछ संबंध हो सकता है। हान सेन फिर से ऊपर से उस अजीब जगह की खोज में लग गया। हवा में कुछ देर उड़ने के बाद उसकी नज़र भेड़ जैसे दिखने वाले कुछ जीवों पर पड़ी। उसने एक को मार डाला और पाया कि वे भी खाने लायक नहीं थे। भाई साथ को देखे हुए उसे काफ़ी समय हो गया था और हालांकि उसे उसकी भलाई की थोड़ी चिंता थी, हान सेन भी खजाना ढूंढना चाहता था। हान सेन अगले कुछ दिन इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे न तो भाई साथ की खाल मिली, न ही बाल, न ही वह मायावी खजाना जो उसे पहली बार वहां ले गया था। इसलिए उन्होंने काओ माउंटेन पर वापस लौटने का निर्णय लिया, जिसका उल्लेख भाई साथ ने एक बार संभावित मिलन स्थल के रूप में किया था। हान सेन को पहले तो वहां कोई नहीं मिला, लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। दूर एक गुफा थी और उस अंधेरे गड्ढे से एक गंदा इंसान निकला। भाई साथ, हान सेन उस आदमी के पास दौड़ा। मुझे पता था तुम वापस आओगे। भाई साथ ने तुरंत हान सेन के हाथ में कुछ रख दिया। यह मुझे फीनिक्स आई में मिला था, इसे वापस ले जाओ। क्या क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं आ रही हो? हान सेन ने पूछा। मुझे पवित्र तलवार सम्राट के पास लौटना है। मैं बस यही मान सकता हूं कि हमारे बीच कुछ विश्वास टूट गया है और मुझे उसे फिर से कायम करने के लिए काम करना चाहिए। मैं किसी भी क्षण मर सकता हूं, याद है? लेकिन मैं तुम्हें एक खास जगह के बारे में बताने जा रहा हूं और तुम्हें वहां जाना होगा। मेरे पास जो भी जानकारी है वह सब वहीं है। भाई साथ ने यह बात कई बार दोहराई। हान सेन ने प्रशंसा से उसकी ओर देखा। भाई साथ ऐसे इंसान थे जिनसे रोज रोज मुलाकात नहीं होती। उनके व्यक्तित्व के कई पहलू थे, लेकिन सभी अच्छे थे। मैं पवित्र तलवार आश्रय को ध्वस्त कर दूंगा, बस तुम देखते रहना। मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी वापस दिला दूंगा, हान सेन ने आश्वासन के साथ कहा। मुझे पता है तुम ऐसा करोगे। भाई साथ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। भाई साथ को एक ऐसी बेचैनी भरी आशा महसूस हो रही थी जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। चलो हम यहाँ से चले जाएं, भाई साथ ने कहा। लेकिन हान सेन ने सिर हिलाया और उससे कहा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे आगे चलना चाहिए। ऐसी जगह पर आप किसका इंतजार कर रहे होंगे? भाई साथ ने मजाकिया लहजे में पूछा। खैर, यह कोई कौन नहीं है। यह कोई व्यक्ति नहीं है। हान सेन ने उन घटनाओं के बारे में बताया जिनके कारण उसका सामना जी किंग से हुआ था और उस अजीबोगरीब गठबंधन के बारे में भी बताया जो उन्होंने बनाया था। हालांकि भाई साथ ने उसे चेतावनी जरूर दी थी। उसने हान सेन से कहा, तुम्हें उसके आसपास अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर उसने गलती से तुम पर हमला कर दिया तो तुम खुद को बचाने के लिए बहुत कमज़ोर हो जाओगे। और अगर तुम उसे हरा नहीं पाए तो मुझे दूसरों की संभावना कम ही लगती है। मैं समझता हूँ, हान सेन ने उत्तर दिया। हान सेन को भी शायद ऐसा ही लगा होगा, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर अब और भी ज्यादा भरोसा हो गया था। अगर जी किंग कुछ कोशिश भी करता तो उसे पूरा यकीन था कि वह खतरे का सही जवाब दे सकता था। फिर भी हान सेन ने भाई साथ की सावधानी भरी बातें ध्यान में रखीं। सतर्क रहना ही समझदारी है। आखिरकार हान सेन की ताकत ज्यादातर बाहरी ताकतों से ही आती थी। उसकी वास्तविक फिटनेस का स्तर उसकी अपेक्षा से कहीं कम था। हान सेन ने कुछ दिन और इंतजार किया और अंततः जी किंग उस जगह के निकास द्वार पर उससे मिलने आया। मेरे सम्राट, क्या आपको वह खजाना मिल गया जिसकी आपको तलाश थी? हान सेन ने पूछा। नहीं, और अभी के लिए मैं हार मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि उस कमीने टकी ने अपना सामान कहाँ रखा है। जी किंग ने फिर हान सेन को शक भरी नज़रों से देखा और पूछा, और तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें कुछ मिला? हान सेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन मुझे अपने आश्रय के लिए डर है।
हान सेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि जी किंग उसकी बात पर यकीन करेगा या नहीं, क्योंकि तकनीकी तौर पर उसने झूठ नहीं बोला था। उसे कुछ नहीं मिला था, भाई साहब ने बस उसे कुछ दिया था। यह एक सुनहरा कार्ड था जिसका आकार तीर जैसा था। आगे की तरफ एक फीनिक्स और पीछे की तरफ एक महिला का चेहरा बना था। हान सेन ने पहले कभी फीनिक्स सम्राट को नहीं देखा था, इसलिए उस आत्मा का रूप रंग हमेशा बहस का विषय रहा। हालांकि शुरुआती अनुमान ये था कि वह एक पुरुष था, लेकिन ये भी हो सकता है कि वह एक महिला भी रही हो। और अब हान सेन को शक था कि वह वास्तव में एक महिला ही थी, और हो सकता है कि उस महिला के चेहरे की छवि वास्तव में मायावी फीनिक्स सम्राट का प्रतिनिधित्व करती हो। इसके अलावा हान सेन को एक और खजाना भी मिला था जो खुद उसके सामने आया था। यह अजीबोगरीब मछली पक्षी थी और उसने अभी तक हान सेन को अकेला नहीं छोड़ा था। वह उसकी फीनिक्स तलवार की लगातार प्रशंसा करते हुए उसके पीछे चलने पर अड़ी रही। या तो जी किंग ने हान सेन की बात मान ली या फिर उसे उसकी परवाह ही नहीं थी, लेकिन जो भी रहा हो उसने दोबारा नहीं पूछा। फिलहाल वह हान सेन के आश्रय स्थल को देखने और वहां मौजूद दूसरे इंसानों से मिलने के लिए उत्सुक था। हान सेन, जैसा उसने वादा किया था, शी किंग को वहां ले आया। उसने लिन हे और उसके लोगों को भी आगाह किया कि वे सम्मान से पेश आएं और ऐसा कुछ भी न करें जिससे उस आदमी को गुस्सा आए। जी किंग ने हान सेन से वादा किया था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कौन जानता था कि वह गुस्से में दीवार पर मुक्का मारकर क्या कर सकता है। जी किंग ने आश्रय के लोगों को बड़ी दिलचस्पी से देखा और वह खास तौर पर उनके कपड़ों से मोहित हो गया। उसने बार बार हान सेन से उन चीज़ों को दिखाने की गुजारिश की जिनका लोग अक्सर इस्तेमाल करते थे। हान सेन जी किंग को आश्रय में छोड़कर गठबंधन में लौट आया। जी किंग ने कहा था कि वह कुछ मानवीय किताबें पढ़ना चाहता है, और हान सेन खुशी खुशी ऐसा करने को तैयार था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई किताब नहीं थी जो वह आत्मा को दे सके। आखिरकार हान सेन महत्वपूर्ण मानवीय जानकारी लीक करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ये सौदा अभी भी तय था, जिसके तहत जी किंग हान सेन को पवित्र तलवार सम्राट को खत्म करने और पवित्र तलवार आश्रय पर कब्जा करने में मदद करेगा। इसलिए हान सेन ने सोचा कि जी किंग को मांगी गई किताबें देकर वह मदद करने के लिए बेहतर मूड में होगा। हान सेन ने क्लासिक पुस्तकों पर चर्चा करने वाला एक टीवी शो देखा और उसी के आधार पर एक सूची तैयार की। फिर हान सेन ने कुछ किताबें भौतिक रूप में खरीदी और उन्हें जी किंग को देने के लिए एक बक्से में रख दिया। नस्ल का विभाजन उनके बीच दोस्ती की अवधारणा को खत्म नहीं करता। हमें अलग प्रजाति या नस्ल के लोगों के साथ ज्यादा सम्मान से पेश आना चाहिए। स्काईनेट पर काम खत्म करने के बाद हान सेन ने आश्रय में लौटते हुए यह बात कही। उसे गए हुए बस एक दिन ही हुआ था, लेकिन जब वह वापस आया तो उसने पाया कि जी किंग उसके जाने के दौरान कितना अधीर था, और इंतजार न कर पाने की वजह से वह गुस्से से पागल हो गया था और उसने उस जगह को लगभग तबाह कर दिया था। इस समय तक लोग उससे डरने लगे थे, और अब अधिकांश लोगों ने तब तक गठबंधन में बने रहने का निर्णय लिया जब तक वह जीवित नहीं रहता। केवल बाओ एर ही उस बड़े लोग से नहीं डरती थी, और वह अक्सर उसके सिर पर सवार होकर आनंद लेती थी। ये चीजें क्या हैं? जी किंग ने बक्से देखकर बड़ी आंखों से पूछा। जल्द ही देखोगे, हान सेन ने उसे मुस्कुराकर कहा। वैसे तुम्हें किताबें कैसी लगती हैं? मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, पर मुझे यकीन नहीं है कि तुम उन्हें पढ़ पाओगे या नहीं। इंसानों की भाषा बहुत सरल होती है, आत्माओं की भाषा के मुकाबले ये लगभग बचकानी है। जी किंग का अंदाज थोड़ा आक्रामक जरूर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वाह, ये तो अच्छी बात है। मैं आपके लिए कुछ किताबें लाया हूँ जिनमें से कई में चित्र भी हैं। शायद आप इनसे मानवता के बारे में और जान पाएं। इंसान बेहतरीन कहानीकार होते हैं। हान सेन ने डिब्बा शी किंग की ओर बढ़ाया और कहा, और डिब्बे में यही है, ढेर सारी ऐसी किताबें। अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं आपके लिए और भी किताबें ला सकता हूँ। ठीक है, जी किंग ने सराहना की और उसे हान सेन काफ़ी पसंद आया। मैं तुम्हारे लिए कुछ इंसानों का खाना भी बनाऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए कई तरह के स्नैक्स भी लाया हूँ। स्नैक्स हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। हान सेन ने फिर कई स्नैक्स पेश किए और उन्हें जी किंग के लिए परोस दिया। जी किंग को लगा कि मानव जाति में पसंद करने लायक बहुत कुछ है, और वे अच्छे लोगों से बने हैं। या कम से कम, भले ही बाकी लोग कमज़ोर लगें, हान सेन सभ्य था। हान सेन ने एक सोफ़ा भी मंगवाया था ताकि शी किंग ज़्यादा आराम से रह सकें। और जब स्पिरिट आराम कर रही थी, हान सेन ने खाना बनाना शुरू कर दिया। स्पिरिट की तुलना में वह एक मास्टर शेफ था। उसका खाना पकाने का हुनर लगभग दिव्य था। बेशक आत्माओं की खाने में रुचि न होने का मुख्य कारण ये था कि उन्हें खाना ज़रूरी नहीं था। वे हमेशा फल ही खाते थे जो उनके विकास के लिए फ़ायदेमंद साबित होते थे। तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाना नहीं खाता, बस मेरे लिए और किताबें ले आओ। जी किंग ने उन सभी किताबों को ख़त्म करने के बाद कहा जो उसे अभी अभी दी गई थीं। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाना है। उत्तम भोजन मानव परंपरा का आधार है।
दूसरों के लिए खाना बनाना या दूसरों के बनाए खाने का आनंद लेना बेहद ज़रूरी है। इसलिए तुम्हें मेरे बनाए खाने का स्वाद ज़रूर लेना चाहिए, हान सेन ने समझाया। ठीक है। जी किंग की बात मानकर बाओ एर ने चिप्स का पैकेट खोला। उत्सुकतावश उसने भी वैसा ही किया। जैसे जैसे हान सेन खाना बनाना जारी रखता गया, जी किंग को उन चिप्स से लगाव हो गया जो उसने अभी अभी खाए थे। जी किंग के सामने एक नई दुनिया का द्वार खुल गया था। इस बीच हान सेन अपने मन में पवित्र तलवार आश्रय पर हमले की योजना बनाने में लगा रहा कि वह कैसे निपटेगा। जब तक वह स्थान पवित्र तलवार सम्राट के नियंत्रण में रहेगा, वह सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। अचानक जी यानरान ने हान सेन को फ़ोन किया। तुम कब वापस आ रही हो? हान सेन ने उससे पूछा। और इस पर जी यानरान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। कम से कम ज़्यादा समय तक तो नहीं। शूरा के साथ हमारी बातचीत अभी भी जारी है और हम अभी खोजे गए नए क्रिस्टलाइजर खंडहरों की जांच पड़ताल के बारे में बात कर रहे हैं। तुम शूरा के साथ सहयोग कर रहे हो? हान सेन ये सुनकर काफ़ी हैरान रह गया। युद्धविराम अभी भी जारी था, लेकिन उसने सोचा था कि तनाव अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि शूरा के साथ संबंध इतने विकसित हो जाएंगे कि उनके साथ एक संयुक्त पुरातत्व परियोजना शुरू हो सकेगी। लेकिन जी यानरान ने समझाया, कुछ जगहों पर शूरा की सहायता अनिवार्य है। हमें उनकी ज़रूरत है। लेकिन तुम तो बस एक इवॉल्वर हो, तुम नेतृत्व क्यों कर रहे हो? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने मुझे चुना। जी यानरान मुस्कुराई और फिर बोली, उनके लिए मैं एक राजकुमारी ही हूँ। उन्होंने मुझे ले जाने के लिए एक शाही शूरा राजकुमार भेजा था, इसलिए ऐसा नहीं था कि मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार कर सकती थी। क्या आपके साथ कोई शाही शूरा है? हान सेन का चेहरा उदास हो गया। चिंता मत करो, मानव श्रेष्ठता भी मेरे साथ आ रही है, जी यानरान ने उसकी चिंता दूर करने के लिए कहा। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, हान सेन ने तेजी से कहा। लेकिन जी यानरान ने जवाब दिया, मेरे साथ जाने वाले लोगों ने अपने 8 जीन लॉक खोल दिए हैं। और इसके अलावा सिर्फ 16 लोग ही जा सकते हैं। वहाँ 8 इंसान और 8 शूरा होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जी यानरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई, लेकिन हान सेन ने फ़ोन काट दिया। फिर वह जी रुओजेन से संपर्क करने गया। आप अपनी बेटी को इतनी खतरनाक जगह पर क्यों जाने दे रहे हैं? हान सेन ने कहा, उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से परेशानी थी। जी रुओजेन ने बताया, यह एलायंस का एक महत्वपूर्ण मामला है और मेरी बेटी के लिए ऐसा करना सौभाग्य की बात है। वह मेरी पत्नी भी है, याद है? क्या मुझे इसमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है? हान सेन ने जवाब का इंतज़ार नहीं किया और तुरंत बोला, अगर तुम उसे इतनी शिद्दत से जाना चाहते हो तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। 8 लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन हमारे पास पहले से ही सबसे अच्छे लोग उपलब्ध हैं, जी रुओजेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। या तो आप मुझे जाने दें या मैं उसे वहाँ से ले जाऊँ। हान सेन इस मामले में अपने रुख पर अडिग था। शूरा इस बात पर सहमत हो गया कि हान सेन एक शर्त पर एक अन्य मानव सदस्य का स्थान ले सकता है, उसे खुद को साबित करने के लिए शूरा नेता को हराना होगा। हम जिसे चाहें चुन सकते हैं, तो अब हमें उनकी अनुमति की क्या ज़रूरत है? हान सेन ने स्वीकृति की शर्तें सुनकर भौहें चढ़ाईं। हम शूरा के साथ सहयोग कर रहे हैं। हमें उनकी राय को ध्यान में रखना होगा और पूरे मामले को जिम्मेदारी से निपटाना होगा। चीज़ें सुलझ गई थीं, लेकिन आप ही थे जो हमारी पहले से तय की गई शर्तों को बदलना चाहते थे। बदले में उनका अनुरोध करना उचित ही है, जी रुओजेन ने समझाया। ठीक है, हान सेन ने कहा। हान सेन को पता था कि वहां जाने वाले लोगों की संख्या सीमित है और वहां जाने के लिए एक निश्चित ताकत दिखाने की जरूरत है। केवल श्रेष्ठतम ही जा सकते थे। केवल उनके पास न्यूनतम शक्ति थी और अधिकतम भी। अर्ध देवताओं को बहुत शक्तिशाली माना जाता था और उनका प्रवेश वर्जित था। शूरा के लिए केवल तीसरी श्रेणी के योद्धा ही जा सकते थे। तीसरी श्रेणी से ऊपर के योद्धा भी बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। तीसरी श्रेणी में उनकी शारीरिक क्षमता मानव पैमाने पर लगभग 2000 के आसपास होती थी। ये वास्तव में उन मनुष्यों की तुलना में थोड़ा अधिक था जो वहां जा रहे थे, जहां औसत 1800 के आसपास था। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि मनुष्यों को अन्यत्र भी लाभ प्राप्त थे, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर समान हो गया। शूरा के विपरीत, मनुष्य जीन लॉक खोल सकते थे और तत्वों तथा अति जीनों कलाओं का प्रयोग कर सकते थे। शूरा को अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। हान सेन एक अंतरिक्ष यान लेकर तांस के लिए रवाना हुआ, जहां यह तय होना था कि वह अभियान में शामिल हो सकता है या नहीं। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा, क्योंकि जी रुओजेन ने हान सेन को सारी जानकारी दे दी थी। हालांकि उसे हान सेन का ज़बरदस्ती अंदर घुसने का तरीका पसंद नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसे चोट लगे या वह बिना ये जाने कि उसका सामना किससे होने वाला है, अंदर चला जाए। उनके प्रतिद्वंदी का नाम यू तुशान था। वह वर्तमान शूरा रानी का 7वां पुत्र था। मानव मानदंड के अनुसार उसकी आयु 2143 वर्ष आंकी गई थी।
अन्य 7 शूरा भी लगभग समान शक्ति के थे क्योंकि वे सभी कुलीन माने जाते थे। जब हान सेन अपनी लड़ाई के लिए रवाना हुआ तो शूरा ने अपनी एक बैठक आयोजित की। शूरा टीम के प्रमुख ने कहा, मेरे राजकुमार, आप लू लैन को अपने स्थान पर लड़ने की अनुमति दे सकते हैं। उसने मेरे भाई यू कियालान को पीटा। यह मेरी लड़ाई है, बदला जरूरी है। यू तुशान ने विनती की। चिंता मत करो, वह तो बस एक मानव श्रेष्ठ है और वह अभी अभी बना है। वह शायद अभी भी श्रेष्ठ स्तन से दूध पी रहा होगा। तुम उसे आसानी से हरा सकते हो मेरे राजकुमार, लू लैन ने कहा। सच कहूं तो बिना किसी परेशानी के उसकी ताकत हमारे किसी तीसरे दर्जे के लड़ाके के सामने भी नहीं ठहरती। किसी को विश्वास नहीं था कि हान सेन यू तुशान को हरा सकता है। मुखिया कुछ कहना चाहता था लेकिन यू तुशान ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, अब उस हान सेन के घमंड को किले की तरह ढहा देने का समय आ गया है। मैं ही उसे हराऊंगा, कहानी खत्म। मुखिया ने कुछ और कहने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह यू तुशान से काफ़ी हद तक सहमत था। हान सेन बहुत लंबे समय से किसी से आगे नहीं निकल पाया था, इसलिए मुमकिन था कि उसकी ताकत उनके या उनके साथ जाने की कोशिश करने वाले दूसरे इंसानों के बराबर न हो। केवल सबसे श्रेष्ठतम पार करने वाले ही तीसरे दर्जे के शूरा से लड़ने में सक्षम थे। जो मनुष्य उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे उनकी योग्यता प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत कम थी। जब हान सेन पहुंचा तो लड़ाई की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। बेस पर जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह सीधे अखाड़े में जा सकता था। अगर हान सेन असफल हो जाता तो वह ऑपरेशन में शामिल नहीं हो पाता, इसलिए उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर मनुष्यों और शूरा का एक समूह पहले से ही इकट्ठा हो चुका था। वे लड़ाई देखने के लिए उत्साहित थे। ये तो पागलपन है। राष्ट्रपति का दामाद होना कोई मायने नहीं रखता। जब लड़ाई की बात आती है तो पदानुक्रमिक दर्जा कोई मायने नहीं रखता। मतलब तीसरे देवता के अभयारण्य में बिताए थोड़े से समय में ये लड़का कितने जीन लॉक खोल सकता था। एक बूढ़े ने भौहें चढ़ाईं। यहाँ तक कि मनुष्य भी उन परिस्थितियों से खुश नहीं थे जिनके कारण ये लड़ाई हुई तथा इसके दौरान क्या हो सकता था इसकी संभावनाएं भी नहीं थीं। टीचर झाओ, आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। उम्र और कहीं बिताया गया समय हमेशा ताकत से जुड़ा नहीं होता। अगर यह सच है तो आप यहाँ सबसे ताकतवर आदमी होने चाहिए। बूढ़े, आप 100 साल के हैं, है ना? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। जी हेलन, प्रोफेसर बाई सबसे ताकतवर हैं, लेकिन हान सेन को वहाँ आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह असल में कितने जीन लॉक खोल पाएंगे। अगर वह टीम में शामिल हो भी गए तो वह बस एक और खिलाड़ी बन जाएंगे जिसकी आपको देखभाल करनी होगी, झाओ योनबो ने कहा। जी हेलन ने जवाब में हंसते हुए कहा, अपनी राय और सवाल अपने पास ही रखो जहां उनका स्थान है। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, इसलिए बस अपने काम से काम रखो। अगर हान सेन वहां शूरा को नहीं हरा पाया तो शायद वह मारा जाएगा। हमें उसकी देखभाल करने की ज़रूरत पड़ने से पहले ही वह मर जाएगा। प्रोफेसर बाई ने उन्हें रोका और कहा, बस करो तुम दोनों। ये तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। अपना ध्यान अपने मिशन पर लगाओ। इस बार शूरा इंसानों से ज़्यादा उत्साहित दिख रहे थे। उनका स्तर तेज़ी से बढ़ा और वे 40 साल की उम्र से पहले ही अपनी तीसरी रैंक हासिल कर पाए। इंसानों की तुलना में वे काफ़ी युवा थे। लियान चान, तुम क्या कर रहे हो? लू लैन ने एक अन्य शूरा महिला को अपना कम्युनिकेटर इस्तेमाल करते हुए देखकर पूछा। मैं लड़ाई को स्ट्रीम कर रहा हूँ, लियान चान ने जवाब दिया। इसे दूर रखो, अगर चीफ ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा, लू लैन ने कहा। राजकुमार जीतेंगे, ये तो साफ है। ये तो सही ही है कि हमारे बाकी लोगों को भी ये देखने का मौका मिले कि वह कितने शानदार हैं, लियान चान ने कहा और पूरे अखाड़े को कैद करने के लिए अपने कैमरे की स्थिति को समायोजित करती रहीं। लियान चान शूरा के एक बड़े शाही परिवार से थीं और उनके वंश में अतीत में कई शूरा राजा हुए थे। हालांकि अब यो परिवार का शासन था, फिर भी उनका और उनके परिवार का बहुत प्रभाव था। लू लैन को लगता था कि स्ट्रीमिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह उसकी इस इच्छा को लेकर ज़्यादा चिंतित भी नहीं था। शूरा को एक सुनिश्चित जीत देखने देना उनके मनोबल को बढ़ाने वाला एक बेहतरीन कदम होगा जिसकी शूरा के लोगों को सख्त ज़रूरत थी। लियान चान स्ट्रीमिंग कर रहा है, लेकिन वो जगह तो दूर से भी शूरा जैसी नहीं लग रही। हर जगह इंसानी कलाकृतियां हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक मानव स्थान है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी देवी वहाँ क्या कर रही हैं। कुछ तो बोलो मेरी देवी, तुम कहाँ गई हो? ये तो युद्ध का अखाड़ा लग रहा है। क्या इंसान फिर से हमसे लड़ेंगे? वाह, क्या ये यू तुशान है? इसका प्रतिद्वंदी कौन है? मुझे आश्चर्य है। सच में यू तुशान वहाँ है। कौन इतना मूर्ख है कि उसे चुनौती दे? देखो, एक इंसान उसके प्रतिद्वंदी के रूप में आगे आया है। हालांकि वह थोड़ा जवान लग रहा है ना? वे किसी बच्चे को यू तुशान के खिलाफ क्यों खड़ा कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि जब इस बच्चे को पीट पीट कर मार डाला जाएगा तो वे नाराज नहीं होंगे। हा,
सबका मानना था कि हान सेन अभी बहुत छोटा है और कोई मौका नहीं पा सकता। इंसानों से लड़ते हुए इतने साल बिताने के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। अभयारण्यों के आगमन के कारण मनुष्य उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक शक्तिशाली होते गए। जो व्यक्ति इतना युवा था वह आमतौर पर काफ़ी कमज़ोर था। लियान चान नहीं चाहती थी कि चीफ को पता चले कि वह स्ट्रीमिंग कर रही है, इसलिए वह चुप रही और कैमरा सही जगह पर रखा। हान सेन, जो अब मंच पर था, ने यू तुशान की ओर देखा। जैसा कि खुफिया जानकारी में बताया गया था, उसका मांसल शरीर था और उसकी बैंगनी आंखें बेतहाशा चमक रही थीं। उसके माथे से निकले बैंगनी सींग इस बात की एक और पुष्टि थे कि वह शाही था। शूरा राजतंत्र को मनुष्यों से अलग ढंग से संचालित करते थे। शूरा राजतंत्र वंश परंपरा पर आधारित नहीं था और किसी राजा के उत्तराधिकारी हमेशा उसके निधन के बाद सिंहासन पर नहीं बैठते थे। किसी भी शूरा के लिए राजा बनना संभव था, लेकिन उन्हें खुद को अपनी प्रजाति का सबसे शक्तिशाली साबित करना होता था। शूरा अपनी संस्कृति के कारण इतने मजबूत थे जो लड़ाई पर आधारित थी। हान सेन और यू तुशान ने अखाड़े के विपरीत छोर से एक दूसरे को देखा। शूरा इंसानों से घृणा करता था और यू तुशान के लिए भी यही बात लागू थी। हालांकि बाकी कई लोगों के उलट वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकता था। यू तुशान ने हान सेन को ध्यान से देखा और उसकी आंखों और सहज ज्ञान पर पूरा भरोसा किया। हान सेन के साथ भी यही हुआ। उसे अच्छी तरह देखने के बाद यू तुशान को अपने प्रतिद्वंदी में किसी शक्ति का आभास हुआ। उसकी सावधानी उचित थी। हान सेन की आंखें शांत और आत्मविश्वास से भरी थीं। यह उसके लिए एक सामान्य भाव था, लेकिन शूरा का मानना था कि आमतौर पर किसी प्रतिद्वंद्वी के इस तरह दिखने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला, हान सेन एक लापरवाह चरित्र हो सकता है जिसे इस बात की परवाह नहीं कि वह किसके खिलाफ लड़ रहा है। या दूसरी बात, यू तुशान की सावधानीपूर्वक जांच के बाद हान सेन को अपनी शक्ति पर भरोसा था। यू तुशान ने नहीं सोचा था कि गठबंधन का अध्यक्ष अपनी बेटी को इतने लापरवाह व्यक्ति से शादी करने की अनुमति देगा, इसलिए हान सेन को कुछ हद तक शक्ति हासिल करनी पड़ी। फिर भी उसे डर नहीं लगा। यू तुशान को पक्का यकीन था कि वह जीतेगा, और यह बात बदली नहीं थी। लेकिन उसका उत्साह बढ़ गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका प्रतिद्वंदी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगा। मैं हान सेन हूँ, कृपया मुझ पर नरमी बरतें, हान सेन ने कहा। अगर हान सेन जीत जाता तो उन्हें साथ मिलकर क्रिस्टलाइजर के खंडहरों की खोज करनी पड़ती। ऐसे अभियान में दुश्मन को साथी बनाना बेकार होता। हालांकि शूरा को अभी भी मानवीय भावनाओं की सूक्ष्मताओं और गूढ़ अर्थों की समझ नहीं थी। वे बस यही मानते थे कि हान सेन डर गया था। ये बात उनके दिमाग में कभी नहीं आई कि वह बस विनम्रता से ऐसा कर रहा था। इंसान कितने बेबस हैं। क्या वो बच्चा अभी से डर गया है? क्या उसने अभी तक पेशाब किया है? हाँ, क्या तुम उसे दोष दे सकते हो? हमारा राजकुमार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इंसान चालाक हो सकते हैं, तुम्हें पता है। शायद वह लड़का खुद को कमज़ोर बच्चा बताकर राजकुमार को सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है। हान सेन के बारे में उनकी राय जो भी रही हो, वह किसी न किसी रूप में बुरी थी। लियान चान ने कहा, मानव पहले भी नकली चीज़ें करने के लिए जाने जाते रहे हैं। शूरा और मानवता की मान्यताएं और परंपराएं इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकती थीं, इसलिए इस समय शूरा के लिए यह मानना वास्तव में कठिन था कि हान सेन केवल विनम्र बन रहे थे। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, यू तुशान ने हान सेन को अपनी खूनी आंखों से घूरते हुए कहा। जवाब में हान सेन ने अपनी बाहें फैलाईं और कहा, कृपया करें। यू तुशान की मांसपेशियां स्टील पिस्टन की तरह थीं, जो तुरंत हान सेन की ओर बढ़ गईं। मुट्ठी ने हवा में झटके की लहरें पैदा कर दीं। ये तेज गति से चली, हान सेन को एक ही वार में खत्म करने की कोशिश में। शूरा पंच। कई शूरा इस कौशल का प्रयोग देखकर हैरान रह गए। यह एक ऐसा पंच था जिसे हर शूरा जानता था, क्योंकि यह एक बुनियादी शुरुआती कौशल था। कहा जा सकता है कि यह एक बेहतरीन कैनवास बना। अनगिनत शूरा ने इसे संशोधित किया और इसे अपने नए कौशल के लिए एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया। ये कुछ खास तो नहीं था, पर ठोस जरूर था। इसे कोई तोड़ नहीं सकता था, सच में। इसकी सादगी इसके स्वरूप में झलकती थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यह किसी भी तरह से नाजुक या कमजोर दिखती थी। हान सेन ने सोनिक थंडर पंच से जवाब दिया। यू तुशान का मांस और हड्डी उसके प्रहार की उबलती शक्ति से कांप उठे और उसने बिना किसी प्रयास के हान सेन के प्रयास को नष्ट कर दिया। धमाका। जब उनकी मुट्ठियां टकराईं तो हान सेन कुछ मीटर पीछे गिर गया और उसके पीछे गिरने के निशान भी दिखाई दिए। ये शूरा वाकई बहुत ज़बरदस्त है। शायद मैं अपनी क्षमता से थोड़ा बाहर हूँ, हान सेन ने शांति से मन ही मन सोचा। हाँ, शूरा से लड़ रहे हो? लड़का पागल हो गया है। इतनी कमज़ोर फिटनेस वाला इंसान हमारे राजकुमार से लड़ने का फैसला कर सकता है। वह कितना बेवकूफ़ है। यार भाई, मैं तुम्हें एक हुनर सिखाता हूँ। इसमें तुम्हें अपने शरीर को बार बार घुमाना होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद तुम कुछ सेकंड ज़्यादा टिक सकोगे।
उसे तोयामा सिद्धांत का इस्तेमाल करना चाहिए और अखाड़े के भूदृश्य और भूगोल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अरे जरा रुको, अखाड़ा तो समतल है, ईश्वर उसकी आत्मा पर दया करे। शूरा को लगा कि हानसेन का इस लड़ाई में शामिल होने का फैसला बेहद मूर्खतापूर्ण था, यह अनजाने में ही हास्यास्पद था। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए ऐसे तरीके ईजाद किए कि मंच पर इंसान थोड़ी देर और कैसे टिक सकता है। ये स्ट्रीम एक मीम फील्ड बन गई। लू लैन ने हंसते हुए कहा, क्या हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह बच्चा यहाँ सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए हमारा समय बर्बाद करने नहीं आया है? लियान चान ने टिप्पणी की, वह अभी अभी तो आगे निकल गया है ना? हम उससे और किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं? उसे कम मत आंको, यह इंसान बहुत ताकतवर है, लू लैन के पास से एक बुजुर्ग शूरा ने उदास स्वर में कहा। दोनों ने बूढ़े शूरा की ओर देखा और कहा, चाचा गूना, क्या वह राजकुमार से कहीं कमजोर नहीं है? गूना ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रें हानसेन पर गड़ी रहीं, उसे गहरी दिलचस्पी से देखता रहा। बिना कोई जवाब दिए दोनों शूरा महिलाओं के मन में बेचैनी छा गई। उन्होंने भी कुछ और नहीं कहा। गूना वहां अकेला ऐसा व्यक्ति था जो शाही शूरा नहीं था, लेकिन उसकी उम्र 200 साल थी। सफ़ेद सींग वाले शूरा के लिए तीसरा दर्जा सबसे ऊंचा पद था जो हासिल किया जा सकता था। इसलिए हालांकि गूना एक कुलीन सैनिक मात्र थे, फिर भी यह एक ऐसी बात थी जिसने उन्हें एक वीरतापूर्ण इतिहास से वंचित नहीं किया था। उन्होंने वर्षों में कई लड़ाइयों में भाग लिया था और अपनी अविश्वसनीय सेवा और वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें कई पदक मिले थे। उन्हें क्रिस्टलाइजर खंडहरों के अभियान के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे और उनकी क्षमता वहां जाने वाले लोगों के लिए अधिकतम अनुमत सीमा से ज़्यादा नहीं थी। उनके पास व्यापक अनुभव भी था और उन्होंने अपने लंबे जीवनकाल में बहुत कुछ देखा था। फिर भी उनकी निम्न पदानुक्रमिक प्रतिष्ठा और उम्र के कारण लोंगलान और लियान चान जैसे युवा लोग अक्सर उनके द्वारा बोले गए शब्दों की परवाह नहीं करते थे। यूतुशान ने फिर हानसेन की तरफ एक मुक्का मारा। वो तेज और जोरदार था। हालांकि हानसेन बचने के लिए उत्सुक नहीं दिखे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी का जवाब अपनी मुट्ठी से देने का निर्णय लिया। इंसानों को लगा कि हानसेन इस तरह धक्का देकर बेवकूफ़ी कर रहा है। उन्हें लगा कि शूरा की ताकत से सीधे मुकाबला करने की उसकी कोशिश बेवकूफ़ी थी। झाओ योंगबो ने निराशा से कहा, मुझे डर है कि हम पहले से ही जानते हैं कि कौन जीता है, जैसे कि यह पहले से स्पष्ट नहीं था। जी हेलन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हानसेन का व्यवहार अजीब था। केवल बाई यिशान ने हानसेन को थोड़ी खुशी से देखा। हो सकता है कि दूसरों को हानसेन का पंच समझ न आया हो, लेकिन उसने पहचान लिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यिन यांग ब्लास्ट उसी ने बनाया था। यह एक खतरनाक प्रतिभा थी, इसलिए इससे सीखना वर्जित था और ऐसा लग रहा था कि यह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगी। बाईशान को जब भी कोई अपनी बनाई तकनीक का इस्तेमाल करता देखता तो उसे बहुत गर्व और संतुष्टि का एहसास होता। यिन यांग ब्लास्ट के मामले में यह बात खास तौर पर सच थी। फिर भी उसे ठीक से समझ नहीं आया कि हानसेन ने इस प्रहार से शूरा के प्रहार को कैसे रोका या विक्षेपित किया। यिन यांग ब्लास्ट सिर्फ उन्हीं दुश्मनों के खिलाफ कारगर था जो जादूगर के स्तर के थे। सभी को लगा कि हानसेन काफ़ी कमज़ोर है और इसलिए उसे लगा कि इस हुनर की ताकत बेकार चली जाएगी। लेकिन बाई यिशान को एक और बात भी पता थी और वह थी हानसेन के चरित्र के बारे में। वह जानता था कि हानसेन एक बेहद कुशल योद्धा है और उसका दिमाग हमेशा सही दिशा में काम करता है। हानसेन ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे हार का सामना करना पड़े, इसलिए उसने अपने मन से सारे संदेह निकाल दिए और आगे क्या होने वाला है इसका इंतज़ार करने लगा। वह देखना चाहता था कि उसका कौशल कितना कारगर हो सकता है। जब टक्कर का क्षण आया तो हानसेन की मुट्ठी खुल गई और उसकी हथेली दिखाई देने लगी। पल भर में उसने अपना हमला करने का तरीका बदलकर यूतुशान की मुट्ठी पकड़ ली। देखने वालों को यह एक बेतुका बदलाव लगा। आम धारणा यही थी कि मुट्ठियां हमेशा हथेलियों से ज़्यादा मजबूत होती हैं। यूतुशान का मानना था कि हानसेन ने उसे कम आंका था, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर और भी अधिक जोर से प्रहार करने का संकल्प लिया। लेकिन जब मुट्ठी हथेली से टकराई तो सभी चौंक गए। कोई शोर नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे यूतुशान की आती हुई मुट्ठी का बल मानो अस्तित्वहीन हो गया हो और खुद को ही समाप्त कर लिया हो। हानसेन वहीं खड़ा था, अपनी उंगलियां शूरा की मुट्ठी में कसकर जकड़े हुए। और फिर एक हल्की सी हलचल के साथ यूतुशान का पूरा शरीर एक गुड़िया की तरह दूर फेंक दिया गया। धमाका! यूतुशान का शरीर मंच और दर्शकों को अलग करने वाले मजबूत कांच से टकराया और कुछ कुर्सियों से टकराया। सब हैरान थे, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ था। जिस तरह से शूरा को फेंका गया था वह बहुत आसान और हल्का लग रहा था, मानो हानसेन के लिए वह किसी मुड़े हुए कागज के टुकड़े से ज़्यादा भारी न हो। लियान चान की आंखें आश्चर्य से खुली हुई थीं। स्ट्रीम के सभी दर्शक शांत हो गए थे और एक बेचैन कर देने वाला सन्नाटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह दर्शकों का गला घोंटने लगा था। उनके सर्वशक्तिमान राजकुमार को एक इंसान ने फेंक दिया था।
इस सदमे के बाद एक शब्द भी न बोला गया और न ही टाइप किया गया। बहुत बढ़िया। बायिशान ही वह व्यक्ति था जिसने इस गहरी खामोशी को तोड़ा, और अब वह पहले से कहीं अधिक खुश लग रहा था जब वह अपनी लड़ाई जीतता था। लेकिन बायिशान केवल हान सेन की जीत पर खुश नहीं था, वह ये देखकर भी बहुत खुश था कि उसने जो कौशल विकसित किया था वह शूरा पर विजय पाने और उसे हराने के लिए पर्याप्त निपुण था। हान सेन ने जो अभी अभी किया था वह बिल्कुल बायिशान के यिन यांग ब्लास्ट जैसा नहीं था। यह एक संशोधित संस्करण था जिसमें हान सेन ने खुद को शामिल करने का फैसला किया था। एक नया घटक बाओ एयर के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण था। यूतुशान के मुके में बुलडोजर जैसी शक्ति होनी चाहिए थी जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी का सफाया हो जाना चाहिए था, और असल में ऐसा ही हुआ। बाओ एयर की ऊर्जा के अनुकरण के जरिए हान सेन शूरा द्वारा लगाए गए प्रहार की सारी शक्ति को अवशोषित कर उसे उड़ने में कामयाब हो गया। ये तुरंत ही प्रेषक को वापस कर दिया गया। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, आखिरकार ये कौशल यिन यांग ब्लास्ट पर आधारित था। शाही शूरा शक्तिशाली था और वह अभी पूरी तरह पराजित नहीं हुआ था। दर्शकों से टकराने के बाद वह एक पल के लिए रुका ताकि समझ सके कि क्या हुआ था, और फिर तुरंत अखाड़े में वापस आ गया। चूंकि मुझे मंच से उतार दिया गया तो क्या इसका अर्थ यह है कि आपकी जीत तुरंत हो जाएगी? यूतुशान ने आश्चर्यजनक शालीनता के साथ पूछा। यूतुशान को यकीन नहीं था कि वह हार गया है, और उसे यकीन था कि हान सेन ने उसे किसी तरह धोखा दिया है, और ऐसा होने का कारण उसकी अपनी लापरवाही और अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना ही था। शूरा का राजकुमार होने के नाते उसे कुछ व्यवहारिक मानकों का पालन करना था। इसलिए दोबारा हमला करने और लड़ाई शुरू करने से पहले, जिसे वह हार नहीं मानता था, उसे हान सेन की अनुमति लेनी पड़ी। फिर सबने हान सेन की तरफ देखा, ये देखने के लिए कि वह क्या जवाब देगा। जज ये घोषित करना चाहता था कि अखाड़े से बाहर जाने पर शूरा जब्त हो जाना चाहिए था, लेकिन हालात अप्रत्याशित से भी ज्यादा थे, इसलिए वह हिचकिचाया। बिल्कुल नहीं, हान सेन ने जवाब दिया। शूरा परिवार को राहत मिली। अगर यूतुशान इस तरह हार जाता तो यह उनके लिए बहुत शर्मनाक होता। कम से कम ये हान सेन व्यक्ति काफी सम्माननीय है, लू लैन ने कहा। हाँ, लेकिन हमारे राजकुमार को अब से ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर इसे हार नहीं भी माना जाए तो भी ये देखना एक बदसूरत और शर्मनाक बात थी, लियान चान ने कहा। नदी में बहते हुए दूसरे लोग भी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन जीत के प्रति उनका आत्मविश्वास कुछ हद तक कम जरूर हो गया था। यह आदमी अजीब है, राजकुमार को सावधान रहना होगा। हालांकि उसमें हिम्मत है। मुझे हैरानी है कि वे उसे कमजोर नहीं कर रहे हैं। चालें और कुछ नहीं। राजकुमार अब समझदार हो गया है, इसलिए उसे उस इंसान को हराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसे मारो, मेरे राजकुमार। शूरा के कई लोग गौर से देख रहे थे, और कई लोग भी जो उसी धारा में शामिल हो गए थे। हर जगह इस युद्ध के लिए अचानक उत्साह की लहर दौड़ गई। इस स्ट्रीम को सुनने के लिए ग्रह के शांति रक्षक भी मौजूद थे, जो पहले से ही वहां तैनात थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां आने वाले मनुष्यों और मूल रूप से वहां रहने वाले शूरा के बीच किसी भी तरह के झगड़े से कोई बुरी घटना न घटे। जो पिंग कई वर्षों से इस ग्रह पर थे, और इस दौरान उन्होंने अनगिनत वार्ताओं का सामना किया था। शूरा द्वारा उन्हें लगातार धमकाया और अपमानित भी किया गया था। आखिरकार ये ग्रह शूरा का क्षेत्र था, इसलिए वह जानता था कि उसे कम अनुकूल व्यवहार की उम्मीद करनी चाहिए थी। बस एक ही चीज उसके चेहरे पर मुस्कान लाती थी, वो थी शूरा को किसी न किसी रूप में इंसान से हारते देखना। कहने की जरूरत नहीं कि ये स्ट्रीम देखना वाकई रोमांचक था। बातचीत में सफल होने के लिए मनुष्य को हमेशा भयभीत दिखना पड़ता है, लेकिन अब युद्धविराम समझौते के कारण इस ग्रह पर उनके दिन वास्तव में अधिक कठिन हो गए हैं। जब जो पिंग के पास करने को कुछ नहीं होता था तो वह अक्सर खूबसूरत शूरा महिलाओं की धाराएं देखा करता था। लियान चान एक सुंदर और शक्तिशाली राजा था और कई पुरुषों की कल्पनाओं का स्रोत था। इस दिन जब उसने स्ट्रीमिंग शुरू की तो जो पिंग ने उसे देखने के लिए टीवी चालू कर दिया। वहां उसने देखा कि यूतुशान एक इंसान से लड़ रहा है। तुरंत ही उसने पहचान लिया कि स्क्रीन पर देख रहा इंसान हान सेन है, और इसलिए उसने अपने सभी सहकर्मियों को इकट्ठा होकर उसके साथ लड़ाई देखने के लिए बुलाया। जब यूतुशान को फेंक दिया गया तो शोरगुल वाला शूरा शांत हो गया और नदी शांत हो गई। हालांकि जो पिंग और उसकी भीड़ इसके बिल्कुल विपरीत थी, उनमें अपार उत्साह था। बहुत बढ़िया, जो पिंग ने कहा। हालांकि वे एक दूसरे से औपचारिक रूप से परिचित नहीं थे, फिर भी हान सेन को जो कुछ करते हुए देखते थे उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था। कुल मिलाकर जो उन्होंने महसूस किया वह अजीब था, और यह भावना केवल उन परिस्थितियों से आती थी जिनमें सभी बाधाओं के बावजूद विजय प्राप्त की जा सकती थी, या यदि आप संख्या में बहुत कम थे। एक मिनट रुको, वह अपनी निश्चित जीत का मौका क्यों छोड़ रहा है? एक अधिकारी को हान सेन का शूरा राजकुमार को एक और मौका देने का फैसला समझ नहीं आया। अगर वह अभी लड़ना बंद कर दे तो वह मैच जीत जाएगा। शूरा को यकीन नहीं होगा कि यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी,
या हान सेन की जीत असली लड़ाई से हुई थी, एक सफ़ेद बालों वाले अधिकारी ने समझाया। फिर उसने आगे कहा, अगर हान सेन लड़ना जारी रखता है और इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखता है तो उसकी और भी ज़्यादा प्रशंसा होगी। लेकिन अगर, एक युवा अधिकारी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द तुरंत ही एक दयनीय सन्नाटे में बदल गए। हालांकि उसका आशय वहां मौजूद सभी लोगों के लिए स्पष्ट था। वे चिंतित थे कि हान सेन शायद एक और जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। हान सेन बहुत छोटा था, उन्हें लगा। कई इंसान उच्च स्तरीय शूरा को हरा सकते थे, लेकिन वे सब उससे कहीं ज़्यादा बड़े थे। उसी उम्र में किसी इंसान के लिए ऐसी लड़ाइयों में जीत हासिल करना कहीं ज़्यादा मुश्किल था। हान सेन जैसे युवा के लिए तो ये लगभग नामुमकिन था। यदि हान सेन ने अपनी जीत का मौका अभी छोड़ दिया तो क्या वह दोबारा ऐसा कर सकता है? बुजुर्ग अधिकारी ने कहा, यदि जीत भाग्य से प्राप्त होती है और इसे उसी रूप में देखा जाता है तो यह उस व्यक्ति के लिए अधिक बुरा होगा, बजाय इसके कि वह केवल हार जाए। उसकी हरकतों को और अच्छी तरह समझते हुए सभी अफसरों ने हान सेन को और भी ज़्यादा प्रशंसा से देखा। एक स्वर में उन्होंने कहा, वाह, हमें ऐसे और इंसानों की ज़रूरत है। झू पिंग ने हान सेन की ओर देखा। वह और अन्य लोग बूढ़े अधिकारी की बात से सहमत थे, लेकिन वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि मानव प्रतियोगी हार जाए। यूतुशान ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और कहा, मुझे कहना होगा कि मैंने कभी भी आप जैसे सम्माननीय इंसान से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हमारी संस्कृति आपके विचार से कहीं ज़्यादा समृद्ध है, हम सब बेरहम भीड़ से नहीं बने हैं। हो सकता है कि जब ये सब हो जाए तो आप हमारे बारे में और जानने की कोशिश करें। हान सेन को ये तारीफ पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें कुछ कड़वाहट भरी बात थी। चलो हमला करते हैं। यूतुशान की मांसपेशियां अचानक लहरदार हो गईं और उनमें से कई हरी, धड़कती हुई नसें फूट पड़ीं। मांसपेशियां अब स्टील की तोपों की तरह लग रही थीं और शूरा का कभी सुंदर चेहरा भयानक और राक्षसी लग रहा था। अगर वह अब बदल रहा है तो ज़रूर अब असली लड़ाई की तैयारी कर रहा होगा। इस बार वह गंभीर है, जी हेलेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। झाओ योंगबो ने कहा, विपत्तिपूर्ण समय में विपत्तिपूर्ण उपाय करने पड़ते हैं। जी हेलेन ने जवाब दिया, बेशक, एंजल जीन इसी में माहिर हैं। तुम? झाओ योंगबो का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत व्यक्तिगत अपमान दिया गया हो। बहस बंद करो, बाई यीशान ने किसी भी संभावित झगड़े को शांत करने के लिए कहा। अखाड़े में वापस आकर हान सेन ने यूतुशान को बदलते देखा, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। वह स्थिर रहा। परिवर्तन के बाद उसने देखा कि यूतुशान की जीवन शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। राजकुमार अब हान सेन से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और फिर वह बेफिक्र था। कच्ची ताकत कोई निरपेक्ष नहीं थी और यह युद्ध कला का बस एक हिस्सा थी। हान सेन के पास इस साधारण, क्रूर खतरे से निपटने के लिए कई तरकीबें थीं। यूतुशान तीसरे भगवान के अभयारण्य की राजा आत्मा जितना मजबूत नहीं था। फिटनेस के मामले में हान सेन भी राजा आत्माओं के सामने कमज़ोर था, लेकिन उसके कौशल और क्षमताएं हर लिहाज से उतनी ही मजबूत थीं। यूतुशान का मानना था कि हान सेन कमज़ोर है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत थी और हान सेन ये जानता था। कच्ची शक्ति ही सब कुछ नहीं थी। हालांकि हान सेन भाग्यशाली रहे। अभयारण्यों में बिताए अपने अनुभवों के कारण उनके 9 खुले जीन लॉक्स ऐसे फिटनेस स्तर पर पहुंच गए थे जो लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने जो हासिल किया था वह पहले कभी किसी ने नहीं किया था। यूतुशान ने देखा कि हान सेन 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर वार किया। मानो उसका हाथ कोई ब्लेड हो, उसने उसे अपने तिरस्कृत प्रतिद्वंदी की ओर घुमाया। इस बार वह शूरा स्लैश का उपयोग कर रहा था, ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अब लड़ाई को समाप्त कर दे और किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को होने से रोके। यूतुशान के हाथ धातु के तोप के गोले की तरह थे। वह हान सेन के पास भयावह गति से आ रहा था और उसे तोड़ने की स्पष्ट इच्छा रखता था। यही तो वो राजकुमार है जिसे हम सब जानते और प्यार करते हैं। इसकी ताकत देखो, लोगों। अगर हान सेन उन मुट्ठियों को रोकने की सोच भी ले तो वो अपने हाथों को अलविदा कह देगा। लियान चान का आत्मसंतुष्ट रवैया वापस आ गया था। अब ये बात आंशिक रूप से सभी शूरा के लिए सच थी। उनमें उत्साह और उमंग भर गया था, जिससे जो पिंग काफ़ी चिंतित हो गया था। शूरा स्लैश उन अधिकांश मनुष्यों के लिए विनाशकारी था जो दुर्भाग्यवश इसका शिकार हुए। यद्यपि यह काफ़ी सामान्य प्रतीत होता था, परंतु इससे प्राप्त होने वाली शक्ति किसी भी हथियार से अधिक भयावह थी। यूतुशान इस हुनर की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। उसने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और जो भी इंसान इसका विरोध करने की कोशिश करता उसे यह बर्बाद कर देता, या ऐसा माना जाता था। सभी ने सोचा कि हान सेन हमले से बच निकलेगा, लेकिन पहले की तरह हान सेन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी पकड़ने का प्रयास किया। मूर्ख, लू लैन ने कहा। शूरा जो नदी को देख रहा था प्रसन्नता से चिल्लाया। लेकिन हान सेन कामयाब रहा। उसने यूतुशान का हाथ पकड़ लिया और धातु के गोले अचानक रुक गए। उसके हाथ अजगर जैसे थे और रुकने के बाद हान सेन ने यूतुशान को हवा में उठा लिया और उसे जमीन पर पटक दिया।
धमाका। हान सेन आगे बढ़ा और शूरा को कमर से पकड़कर अखाड़े के खंडहर फर्श पर गिरा दिया। दहाड़, यूतुशान एक राक्षस की तरह भड़क उठा। वह उछलकर खड़ा हुआ और हान सेन की ओर दौड़ा। धमाका। हान सेन ने साइड स्टेप किया, शूरा की बांह पकड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। तीसरे दर्जे के शूरा राजकुमार की नाक टूट गई। यूतुशान ने एक गहरी सांस ली और हान सेन पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे एक चक्र में फंस गए हों, क्योंकि बार बार वही सब होने लगा था। हान सेन की पहाड़ जैसी मजबूत मांसपेशियों से राजकुमार जमीन पर गिर जाता और फिर उछलकर दोबारा कोशिश करता और उसी हमले का शिकार हो जाता। सब चुप थे, न कोई हूटिंग हुई, न ही कोई जोरदार तालियां। बस सन्नाटा था। ये समझना बेहद मुश्किल था कि उनकी आंखें क्या कह रही थीं। अब वे असल में हान सेन को एक शूरा राजकुमार को धमकाते हुए देख रहे थे। बूम बूम बूम। अनगिनत बार जमीन पर गिराए जाने के बावजूद यूतुशान ने हार मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार उसे अपने पैरों पर खड़े होने से ज्यादा जमीन पर ही रहना पड़ा। यूतुशान का कठोर शरीर अब एक पुराने डिशक्लॉथ की तरह कमजोर हो गया था। यह एक भयावह दृश्य था जिसे देखने वाले सभी लोग लगभग भयभीत हो गए। धारा बंद करो, लू लैन ने जल्दी से कहा। लियान चान मान गई। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। उसने मनोबल बढ़ाने के लिए सभी को एक शूरा राजकुमार द्वारा एक तुच्छ मानव को नष्ट करते हुए देखने की योजना बनाई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी योजना उल्टी पड़ गई। प्रसारण बंद होने के बाद जो लोग इसे देखने के लिए आए थे वे अब इस बात पर असमंजस में थे कि जो उन्होंने देखा था वह वास्तविक था या नहीं। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक शूरा राजकुमार को एक युवा व्यक्ति द्वारा इतनी क्रूरता से परेशान किया जा सकता है। हालांकि जो पिंग और उसके लोग अपनी खुशी को रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्हें अपने मानव भाइयों पर इतना गर्व महसूस हुए काफी समय हो गया था। अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, यूतुशान ने हाँफते हुए कहा जब उसे पैरामेडिक्स अखाड़े से बाहर ले जा रहे थे। हरे खून से लथपथ उसकी हालत बहुत खराब थी। ताकत ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें अपने हुनर की बारीकियों पर काम करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम यिन यांग ब्लास्ट से हार गए, हान सेन ने कहा। यिन यांग ब्लास्ट, मैं इसे याद रखूंगा। यूतुशान खांसने लगा। उसने उस हुनर का नाम याद रखने की ठान ली थी ताकि शूरा कभी उसे सीख सकें। जब बाय यिशान ने हान सेन को ये कहते सुना तो वह पहले से कहीं अधिक खुश हो गया। शिक्षक झाओ, हान सेन का ख्याल रखना, जी हेलन ने आदेश दिया। हम्फ, झाओ योंगो ने उपहास किया। जी हेलान जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उसे देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने तुरंत हान सेन को अपने साथ बुला लिया ताकि अभियान के अन्य सदस्यों से उनका व्यक्तिगत परिचय हो सके। जी हेलान ने बाय यिशान का परिचय कराया, जो टीम में सबसे मजबूत और एक प्रोफेसर थीं। बाय यिशान ने कहा, मुझे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मैं हान सेन के ज्यादा करीब हूं, तुम सबसे भी ज्यादा। सभी ने हान सेन और बाय यिशान की ओर देखा और जी हेलन ने पूछा, सच में? हान सेन ने सिर हिलाया और समझाया, मैंने जो हुनर इस्तेमाल किया था वह प्रोफेसर बाई ने बनाया था। उन्होंने मुझे कभी औपचारिक छात्र के तौर पर नहीं लिया। प्रोफेसर बाई ने हान सेन को यिन यांग ब्लास्ट सीखने के लिए बहकाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हान सेन के साथ बिताए समय को गंभीरता से लिया। उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया और हालांकि यह कोई औपचारिक गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, फिर भी ऐसा ही लगा। बाय यिशान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें छात्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जब भी हम मिलते हैं कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। आखिरकार मेरे कई सेंट हॉल लाइसेंस तो तुमने ही लिए थे। जी आनरान आधिकारिक टीम लीडर थे, लेकिन बाय यिशान उनमें से आधिकारिक व्यक्ति थे। जी हेलान इस बात से बहुत खुश थी कि उनका रिश्ता इतना अच्छा था। जब परिचय समाप्त हो गया तो कोई व्यक्ति यिन यांग ब्लास्ट के बारे में पूछने आया। वे ये जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि हान सेन इसका उपयोग करके शूरा राजकुमार को हराने में सक्षम था। यदि हान सेन ने इसे बनाया होता तो सम्मान के कारण वे उसे इसे सीखने के लिए नहीं कहते। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि प्रोफेसर बाई ने इसका आविष्कार किया था और इसलिए वे इसके बारे में पूछने के लिए उत्सुक थे। उन सभी का मानना था कि इसे सेंट हॉल में बिक्री के लिए रखा जाना चाहिए था। इतनी शक्तिशाली हाइपर जीनो कला कौन नहीं चाहेगा, है ना? लेकिन बाय यिशान ने बताया कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हान सेन भाग्यशाली था कि उसने इस कला को प्रतिबंधित होने से पहले ही सीख लिया। इससे सभी निराश हो गए। हालांकि शूरा राजकुमार को हराने में हान सेन की तकनीक के बारे में और जानना अच्छा था, लेकिन अगर उनके ऐसा करने की कोई संभावना ही न हो तो ये सब बेकार था। फिर किसी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इस कौशल को प्रतिबंधित मुक्त करने के लिए क्या करना होगा। बाय यिशान ने हान सेन की काफ़ी मदद की थी, इसलिए अगर हान सेन कुछ कर सकता था तो वह इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाता। और अगर यिन यांग ब्लास्ट पर से प्रतिबंध हटाने का कोई तरीका होता तो हान सेन उसे ज़रूर पूरा करता। हालांकि बाय यिशान के वहां मौजूद होने के कारण उसे भीड़ को ये समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह कौशल इतना शक्तिशाली क्यों था।
अगर कोई पूछता तो हान सेन बस इतना कह सकता था, तुम जानना चाहते हो क्यों? कौशल पर से प्रतिबंध हटाओ और पता लगा सकते हो। बायिशान के कौशल की बारीकियों को समझाने के साथ इस कौशल को सीखने की सभी की इच्छा बढ़ती ही गई। फिर भी हान सेन गुमराह कर रहा था। शूरा राजकुमार को हराने में यिन यांग ब्लास्ट इतना उपयोगी इसलिए था क्योंकि हान सेन ने बाओ एयर के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण किया था। इसके बिना यिन यांग ब्लास्ट भी युतुशान की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। शूरा का नज़दीकी युद्ध कौशल अविश्वसनीय था। हान सेन ने जिस तरह यिन यांग ब्लास्ट का इस्तेमाल किया था वह बाकियों के लिए नाकाम होता। युतुशान के ठीक हो जाने के बाद वे सभी योजना के अनुसार क्रिस्टलाइजर खंडहर की ओर चले गए। लेकिन उनकी लड़ाई की खबर पूरे गठबंधन में तेजी से फैल गई। जो पिंग ने स्ट्रीम को रिकॉर्ड करना सुनिश्चित किया था और उन्होंने गठबंधन में अपने करीबी दोस्तों को लड़ाई के मुख्य अंश वितरित किए। वह नहीं चाहता था कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, लेकिन ये लड़ाई इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके दोस्त इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसे वायरल होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और इसे और भी सनसनीखेज बनाने वाली बात यह थी कि इसे मूल रूप से एक शूरा ने रिकॉर्ड किया था और यह शूरा के इलाके में एक नाले से लीक हुआ था। गोपनीयता समझौते के कारण मनुष्यों को इसे लीक नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी की हिम्मत तो थी, और एक बार जब ये स्काईनेट पर अपलोड हो गया तो इसे रिकवर करना नामुमकिन था। कहने की ज़रूरत नहीं कि अलायंस में हर कोई हैरान था। वीडियो में दिख रहे दो लड़ाके भी पहचाने जा सकते थे, खासकर इंसान। वह हान सेन था और ज़्यादातर लोग उससे परिचित थे। वीडियो को इतना चौंकाने वाला बनाने वाली बात थी हान सेन की उम्र, न कि केवल उनकी पहले से ही प्रतिष्ठित पहचान। एक युवा ने तीसरे दर्जे के शूरा को हरा दिया था। ये सब बहुत ही शानदार था। हान सेन की प्रतिष्ठा अब कई अर्ध देवताओं से भी ऊंची हो गई थी। उसे एक नया उपनाम दिया गया, गठबंधन का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली। अंतरिक्ष यान पर जी यानरान को अपनी बाहों में लेकर गठबंधन का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति सो रहा था। जी यानरान शूरा राजकुमार के खिलाफ लड़ाई देखने से कतरा रही थी। वह हान सेन की बेरहमी से पिटाई या यहाँ तक कि उसकी हत्या के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वह भी उसके साथ अभियान पर जाने की चाह में। वह तब तक बाहर इंतजार करती रही जब तक कि घटना की खबर नहीं मिल गई। हान सेन की जीत की खबर सुनकर उस पर अभूतपूर्व राहत की लहर छा गई। हालांकि वह थका हुआ जरूर था। अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन हान सेन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। फिर भी अंतरिक्ष में दिन या रात का कोई चक्र नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस समय जागना चाहता था। अचानक हान सेन को खुजली महसूस हुई। उसने उसे खुजलाया, लेकिन खुजली फिर से उसकी नाक में घुस गई। हान सेन की छींक ने उसे नींद से जगा दिया। उन्होंने पाया कि एक हरे रंग का गेंडा भरिंग उनके चेहरे पर चढ़ गया था और लगभग उनकी नाक तक पहुंच गया था। हान सेन ने उसे खींच लिया और उस परिचित भरिंग को बिस्तर पर लिटा दिया। हान सेन को यह भरिंग बहुत पहले एक क्रिस्टलाइजर खंडहर से प्राप्त हुआ था। उसके पास ये बहुत लंबे समय से था, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं थी जो वह बता पाता। हालांकि यह एक अजीब जीव था। जितने सालों तक हान सेन ने इसे रखा था, इसे कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हान सेन के पास आने के पहले दिन था। भरिंग का एक और दिलचस्प पहलू था। हान सेन ने पाया था कि अगर उसे लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाए और कोई उससे बातचीत न करे तो वह आलसी और बेजान सा लगने लगेगा, और इसी अवस्था में उसके रंग भी फीके पड़ने लगेंगे, या कम से कम और धुंधले पड़ जाएंगे। यदि हान सेन कभी इस स्थिति को उल्टना चाहे तो उसे बस इसे उठाना होगा, इसके साथ बातचीत करनी होगी और इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना होगा। इन अजीबोगरीब पहलुओं को छोड़ दें तो भी भरिंग एक लंगड़ा जीव था जो कोई खास फायदा नहीं पहुंचाता था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हान सेन अब भी यही मानता था कि वह खास है और उसका एक मकसद है। वह मकसद चाहे जो भी हो, उसे अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी, उसने सोचा। हालांकि जिस अभियान पर वह जाने वाला था वह खतरनाक होगा, इसलिए उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह किसी न किसी तरह काम आएगा। जब ये सब हुआ तब जी यानरान अभी भी सो रही थी, इसलिए हान सेन ने उसे परेशान न करने के लिए खुद को बड़ी सावधानी से बिस्तर से हटा लिया। अचानक भरिंग की हरी परत अजीब सी लगने लगी। वह जीव पारदर्शी हो गया, जिससे उसके अंदर गियर और दांतें दिखाई देने लगे, जो सब एक नाजुक गति में थे। ये किसी पुरानी घड़ी के अंदरूनी कामकाज जैसा ही था। हान सेन को कम से कम इतना तो आश्चर्य हुआ ही होगा। पिछले कुछ सालों में जब से वह उस भरिंग का मालिक था, उसने अभी तक ऐसा कुछ भी घटित होते नहीं देखा था। जैसे ही हान सेन उस छोटे जीव की जांच करने के लिए उसके पास पहुंचा, जहाज के स्पीकरों से एक घोषणा हुई, हम शीघ्र ही APX 706 पर पहुंचेंगे। कृपया आगमन से पहले मीटिंग रूम में आएं। इस घोषणा से जी यानरान की नींद खुल गई, इसलिए उसने जल्दी से कंबल हटा दिया। उसके दिव्य शरीर के पतले उभार और रसीले हिस्से अब पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। हान सेन को अचानक उसके साथ बिस्तर पर वापस जाने की इच्छा हुई।
दुर्भाग्य से अभी समय नहीं था। जैसा निर्देश दिया गया था, वे दोनों कपड़े बदलकर मीटिंग रूम में चले गए। हान सेन ने भरिंग को अपनी जेब में रख लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद वह उसे देखने वाला था। शूरा और मनुष्य बैठक कक्ष में एकत्रित हुए। वहां पहुंचकर उन्हें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ग्रह की एक छवि दिखाई गई। जिन खंडहरों की वे जांच करने जा रहे थे, वे हान सेन द्वारा पहले देखे गए खंडहरों से बिल्कुल अलग थे। पूरा ग्रह क्रिस्टलीकृत था, लेकिन पहली नज़र में ये स्पष्ट नहीं था। ग्रह की सतह पर यह किसी भी अन्य हरे भरे ग्रह जैसा ही दिखता था। भूगोल जंगली और आकर्षक था, घनी और अदूषित हरियाली से घिरा हुआ। ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जो इसे भविष्य में मानव उपनिवेशन के लिए भी आदर्श उम्मीदवार बनाता है। अंततः अंतरिक्ष यान गड़गड़ाहट के साथ धरती पर उतरा। अपने मिशन पर क्या करना है, इस पर चर्चा करने के बाद वे फिर से अलग हो गए। वे 3 घंटे में अपनी जांच शुरू करने वाले थे। युतुशान को लगी चोटों के कारण ऑपरेशन शुरू करने में पहले ही 2 दिन की देरी हो चुकी थी। जब अभियान पर निकलने का समय आया, तो चालक दल अपने वॉरफ्रेम के अंदर ही जहाज से उतर गया। हालांकि वायुमंडलीय परिस्थितियां ठीक पाई गई थीं, वॉरफ्रेम का इस्तेमाल एक अज्ञात ग्रह के शुरुआती अन्वेषण के लिए सिर्फ एक प्रोटोकॉल था। यह एक एहतियाती कदम था। जैसे ही हान सेन ने अपने युद्ध ढांचे को निर्देशित किया, उसने अपने साथ लाए यूनिकॉर्न बीटल की जांच की। ग्रह पर पहुंचने के बाद भरिंग के अंदर के दांत पहले से कहीं अधिक तेजी से दौड़ने लगे थे। हान सेन को इसका मतलब तो पता नहीं था, लेकिन इसमें उसकी इतनी रुचि थी कि उसने अपना अधिकांश समय इसे जांचने में लगा दिया। हालांकि उन गतिविधियों के अलावा उस जीव में कुछ भी अलग नहीं था। यहां तक कि भरिंग की जीवन शक्ति भी बिल्कुल वैसी ही थी। आखिरकार वे अपनी इच्छित जगह पर पहुंच गए। तेजी से उन्होंने अपना संचालन केंद्र स्थापित किया और खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। हैरानी की बात यह है कि इन खंडहरों के प्रवेश द्वार पर क्रिस्टलाइजर के अतीत के निवास के कोई संकेत नहीं थे। क्रिस्टलाइजर तकनीक की मौजूदगी वास्तव में बहुत कम थी। हालांकि हान सेन को एक चीज जरूर मिली, जो घने झाड़ियों के नीचे आधी छिपी हुई थी। वह थी 20 मीटर चौड़ा काले क्रिस्टल का रूलेट बोर्ड। उस बोर्ड पर आप अनेक रेखाओं और प्रतीकों की उपस्थिति देख सकते थे, जो सामान्यतः क्रिस्टलाइजर सभ्यता से जुड़े थे। बोर्ड पर भी निशान थे जो पूरे बोर्ड पर फैले हुए थे। वे विभाजनों जैसे थे या केक के टुकड़ों जैसे थे, जिनसे 20 हिस्से बनते थे। 4 खांचों में एक तरह का चेतावनी चिन्ह था, लेकिन हान सेन को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या मतलब है या वे क्या इशारा कर रहे होंगे। किसी और को भी नहीं पता था, ठीक वैसे ही जैसे किसी को नहीं पता था कि खंडहरों के अंदर क्या मिल सकता है। हालांकि जब हान सेन ने पहली बार रूलेट बोर्ड देखा, तो वह चौंक गया। ये चिन्ह भरिंग पर बने चिन्हों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। वह इन चिन्हों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसकी पुष्टि के लिए उसे भरिंग को दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये दोनों चीजें किसी तरह से जुड़ी हुई हैं? हान सेन ने सोचा, जैसे ही उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। वह भरिंग को छूने ही वाला था कि उसे कुछ और ही महसूस हुआ। उसने जेब से हाथ बाहर निकाला और देखा कि उसकी उंगलियों से एक नए जख्म से खून बह रहा था। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसे किसी चीज ने डंक मारा था। उसके हाथ पर एक लाल बिंदु था जिससे खून की एक बूंद टपक रही थी। हान सेन ने घाव को देखा और यह जानकर राहत महसूस की कि उसे जहर नहीं दिया गया था या डंक से संक्रमित नहीं किया गया था, चाहे वह कुछ भी था। हान सेन की फिटनेस भी अच्छी थी, इसलिए घाव लगभग तुरंत भर गया। ज्यादा देर तक दर्द भी नहीं हुआ। उसने अपनी जेब खोली ताकि वह देख सके कि भरिंग के साथ क्या हो रहा है, तथा ये पता लगा सके कि उस नम्र प्राणी ने अचानक उस पर हमला क्यों किया। भरिंग पहले कभी इतना आक्रामक नहीं हुआ था, और हान सेन ने अपनी जिंदगी में अब तक जितनी भी धीमी चीजें देखी थीं, उनमें से ये सबसे धीमी थी। ये सचमुच एक धीमा इंसान था। इस प्रकार उसे यह जानकर आश्चर्य और चिंता हुई कि उसे डंक मार दिया गया है। लेकिन अब जेब खुली होने पर हान सेन ने एक नज़र डाली तो वह चौंक गया। भरिंग गायब हो गया था। हान सेन ने अपने पूरे शरीर को थपथपाया और उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमा। जहां भी उसने देखा, उसे वह नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो वह गायब हो गया हो। दुर्भाग्य से अभी अपने खोए हुए भरिंग की तलाश में निकलने का समय नहीं था। सभी लोग रूलेट बोर्ड के पास कतार में खड़े थे और जनरल रेग विस्तार से ऑपरेशन के उद्देश्य समझा रहे थे। रूलेट बोर्ड खंडहरों का प्रवेश द्वार था और प्रत्येक ब्लॉक एक प्रवेश बिंदु था जिसमें केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त जगह थी। वहां एक शक्ति जांच भी सक्षम थी, जिससे किसी भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को प्रवेश करने से रोका जा सकता था। प्रवेश के नियम काफी सख्त थे, क्योंकि एक समय में केवल एक ही जीवन शक्ति एक वर्ग में प्रवेश कर सकती थी। अगर आपके आसपास एक भी विद्रोही चींटी होती, तो उसका पता चल जाता और आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। देवताओं का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए केवल एक निश्चित स्तर और तीसरे दर्जे के शूरा के श्रेष्ठतम लोग ही सही आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। अजीब बात यह थी कि 4 चेतावनी संकेत सक्रिय थे।
वे प्रवेश बिंदुओं के बगल में थे जो दर्शाते थे कि उनका पहले भी उपयोग किया जा चुका है। प्रत्येक प्रवेश बिंदु का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था और जिस रास्ते से आप अंदर जाते थे वही वापस आने का एकमात्र रास्ता था। उनसे पहले आए शोधकर्ताओं ने इससे बचने के लिए रूलेट के नीचे ड्रिलिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन लगभग 10,000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद उन्हें एक क्रिस्टल की दीवार मिली जो ग्रह के केंद्र तक फैली हुई थी। इसका कोई अंत नहीं था, इसलिए उन्हें रुकना पड़ा। इस दीवार पर पहुंचने के बाद कई अनोखी घटनाएं घटने लगीं। उन्होंने उस जगह पर अपने 4 परीक्षण अभियान चलाए थे, लेकिन उनमें से बहुत कम ही शोधकर्ता वापस लौटे। वहां ज्यादा खोजबीन नहीं हुई थी, इसलिए वे बहुत कम जानकारी दे पाए और वह भी ज्यादातर बेकार थी। हालांकि हानसेन और उनकी टीम का अभियान का अंतिम लक्ष्य बैंगनी क्रिस्टल कोर को पुनः प्राप्त करना था। न तो एलायंस और न ही शूरा ने उन्हें बताया था कि इन वस्तुओं का उद्देश्य क्या था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही काम दिया गया था और इसे पूरा करना ही था। इसके अलावा जब वे अंदर जाएंगे तो उनके पास युद्ध यंत्र या बंदूकें नहीं होंगी। अगर वे ऐसे उपकरण अपने साथ ले जाएंगे तो उन पर हमला होना तय है। अब 8 शूरा और 8 मानव अपनी अपनी जगह पर आ गए। हर ब्लॉक पर एक एक खड़ा था। सहायक शोधकर्ताओं ने ऑपरेशन शुरू करने के लिए बटन दबाया और एक धीमी सी भिनभिनाहट के बाद वे सभी 16 अचानक हवा में गायब हो गए। वे अंदर थे। हानसेन को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। वह भरिंग पर बने प्रतीकों और रूलेट के बाहर के प्रतीकों में समानता देखकर सावधान और उलझन में था। फिर भी वह जानता था कि इस मामले पर ज्यादा ध्यान न देना ही बेहतर है। फिलहाल भरिंग जा चुका था, इसलिए अगर वह मदद कर सकता था तो बहुत देर हो चुकी थी। हानसेन ने पलकें झपकाईं और खंडहरों के अंदर अपनी जगह पर ध्यान दिया। उसके आसपास कोई इमारत या ढांचा नहीं था। वह एक मैदान में खड़ा था, मानो वह किसी देहात में हो, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह जगह भूकंप जैसी किसी आपदा से तबाह हो गई थी। दूर से हानसेन को कुछ इमारतें दिखाई दीं, लेकिन वे जर्जर अवस्था में थीं और कई गिर चुकी थीं। इसके अलावा उनकी वास्तुकला को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वे क्रिस्टलाइजरों द्वारा नहीं बनाई गई थीं। जब हानसेन दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा तो उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसे उम्मीद थी कि वह जियानरान, उसके लोग और शूरा को देखेगा, लेकिन वे सब जा चुके थे। हानसेन बिल्कुल अकेला था। क्या वे बच नहीं पाए? हम तो साथ में अंदर टेलीपोर्ट हुए थे। वे कहाँ हैं? उन्हें तो यहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये तो उन कुछ शोधकर्ताओं की चीज़ें हैं जो आखिरी बार अंदर गए थे। हानसेन कुछ देर वहां पेट में दर्द के साथ खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि वे सब एक ही जगह पर टेलीपोर्ट नहीं हुए थे। हानसेन ने चारों ओर देखा। शोधकर्ताओं ने उसे अंदर जाने पर क्या क्या देखने को मिलेगा इसका अंदाज़ा दिया था और उस माहौल के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी भी दी थी, लेकिन ये सब झूठ था। अब वह जहाँ था वह वो जगह नहीं थी जहाँ बचे हुए शोधकर्ता गए थे। वहाँ का नज़ारा उससे बिल्कुल अलग था जो उसे बताया गया था। क्या हो रहा है? हानसेन मुख्य रूप से जियानरान के बारे में चिंतित था और वह उसकी भलाई के बारे में गहराई से चिंतित था, खासकर तब जब वह कहीं और अकेली फंसी हुई हो। दांत पीसते हुए हानसेन आकाश में उड़ चला। अपने बाकी साथियों की तलाश करने से पहले उसे अपने आसपास की जमीन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझना था। अपनी डोंगशुआन आभा को सक्रिय करते हुए हानसेन ने चारों ओर देखा, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसे एक भी जीवन शक्ति नजर नहीं आई। वहां सिर्फ मलबा और बिखरी हुई जमीन थी। वह जहां भी उड़ता जमीन एक जैसी ही दिखती। कोई भी जगह अनोखी नहीं थी और न ही कोई निशान था जिससे पता चल सके कि वह कहाँ है। जमीनें समतल थीं और अलग अलग तरह की खंडहर अवस्था में थीं। हानसेन ने भौहें चढ़ाईं, उसे ये भी नहीं पता था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। हानसेन को आश्चर्य हो रहा था कि अचानक उसे पास के एक पुराने खंडहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत अजीब था, कुछ वैसी ही आवाज़ जैसी जो अंडे को तोड़ने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करते समय आती है। हानसेन ने शोर की दिशा में देखा और खंडहर से कुछ हरा पानी रिसता हुआ देखा, लेकिन करीब से देखने पर हानसेन को पता चला कि वह पानी नहीं था, बल्कि हरे भरिंगों की एक धारा थी। उनकी अनगिनत संख्याएं थीं जो हानसेन की ओर आ रही थीं। ये क्या है? हानसेन ने उन्हें दिलचस्पी से देखा। वे लगभग उसकी बीटल जैसे ही थे, बस छोटे थे। लेकिन एक और अंतर था, उनकी पीठ पर कोई प्रतीक नहीं था। हानसेन के आश्चर्य में डूबे हुए भरिंग और भी पास आते गए। जब वे उसके ठीक सामने पहुंचे तो वे अलग हो गए और हानसेन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सौभाग्य से वह उनके किसी भी क्रोध का निशाना नहीं बना। हानसेन को ये तो पता नहीं था कि वे क्या ढूंढ रहे थे, लेकिन भरिंग उसके चारों ओर इकट्ठा होते रहे और एक रास्ता बनाते गए जो पुराने शहर के खंडहरों की ओर जाता था। इसके बाद यूनिकॉर्न भरिंगों ने ऐसी मुद्रा बना ली जिससे ये पता चलता था कि वे उसके सामने झुक रहे हैं। अध्याय 1061 सूर्यास्त। हानसेन ये देखकर दंग रह गया। उसने अपने आसपास के कीड़ों की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? कोई जवाब नहीं आया।
और जब हान सेन उलझन में उन सबको देख रहा था, तभी एक भरिंग उछलकर उसके सामने मंडराने लगा। उसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और फिर मुड़कर पुराने जर्जर शहर की ओर उड़ गया। हान सेन स्थिर खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वही भरिंग वापस आया और उसके चारों ओर उड़ने लगा। जहां तक उसे पता था, भरिंग उसे जल्दी आने का इशारा कर रहा था। हान सेन ने अपने होंठ काटे और उसका पीछा करने का फैसला किया। चूंकि वह वहां था, उसने सोचा कि पुराने शहर में भी घूमकर देखूं कि क्या मिल सकता है। अगर भरिंगों ने नुकसान पहुंचाना चाहा होता तो अब तक वे उस पर हमला कर चुके होते। और उनकी प्रशंसा या आराधना की वर्तमान मुद्रा को देखते हुए हान सेन को विश्वास था कि इसमें निकट भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हान सेन के चलने के बाद बाकी भरिंग उसके पीछे पीछे चलने लगे। वे उसके हर कदम का पीछा कर रहे थे, मानो ज्वार का आना जाना हो। कुछ ही देर में हान सेन शहर के केंद्र में पहुंच गया। वहां सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका था, सिवाय एक चीज के, एक मंदिर। यह अनोखा मंदिर बेदाग और अछूता था। उड़ता हुआ भरिंग मंदिर की सीढ़ियों पर उतरा और हान सेन को आवाज दी, जिससे उसे संकेत मिला कि उसे उसका पीछा करते हुए अंदर जाना चाहिए। हान सेन सीढ़ियां चढ़ गया, लेकिन भरिंग उसके पीछे नहीं आए। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, वे सब घुटनों के बल बैठ गए और बेहद खुश दिख रहे थे। हान सेन ने पशु आत्मा कवच बुलाया, मंदिर का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। जगह पुरानी थी और हर सतह पर धूल जमी हुई थी। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस कुछ जगहें थीं। हैरानी की बात यह थी कि वे सब खाली थीं। जैसे ही हान सेन ने मंदिर के एक कोने में देखा तो वह वहां एक क्रिस्टल फूलदान देखकर हैरान रह गया। हान सेन समझ गया कि फूलदान साधारण क्रिस्टल से नहीं बना था, बल्कि उसे एक अनोखे क्रिस्टल से गढ़ा गया था, जिस पर मशीन के पुर्जों या दांतों जैसे प्रतीक लगे थे। क्रिस्टलाइजर खंडहर के अंदर अनोखी वस्तुएं और कलाकृतियां मिलना सामान्य बात थी, लेकिन इस फूलदान ने हान सेन को विशेष रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। ये पूरी तरह से पारदर्शी था, लेकिन इसका आकार और स्वरूप अत्यंत स्पष्ट और अनदेखा करने योग्य था। हान सेन फूलदान के अंदर देखने गया और उसके अंदर एक महिला को देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गया। लड़की नीचे घुटनों के बल बैठी थी। उसके सुनहरे बाल थे, लेकिन हान सेन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वहां शूरा के सींग नहीं दिख रहे थे और उसके कान भी मानव जैसे थे, लेकिन वह नग्न थी। हालांकि लंबे सुनहरे बालों ने उसके कुछ खुले अंगों को सजाने में मदद की। इंसान, क्या वो लापता शोधकर्ताओं में से एक है? हान सेन ने फूलदान में रखी महिला को देखा और सोचा कि वो कौन हो सकती है। हालांकि सहज ज्ञान ने उसे बताया कि वो बहुत छोटी थी, और अगर ये सच था तो वो शोधकर्ता नहीं हो सकती थी। हान सेन को पता था कि उनके आने से पहले 2 इंसान और 2 शूरा खंडहर के अंदर अन्वेषण करने गए थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही वापस आया था। यदि वह लड़की उन शोधकर्ताओं में से एक थी, तो वह उसे अनदेखा नहीं करने वाला था। हान सेन ने देखा कि फूलदान सीलबंद था, ढक्कन नहीं। पूरा फूलदान तैयार था। क्रिस्टलीकरण करने वालों की तकनीक अजीब थी और उनकी रचनाएं हमेशा अनोखी होती थीं। ये हमेशा से सच था, इसलिए इस फूलदान की संरचना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हान सेन ने धीमी आवाज में कहा और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने ऊंची आवाज में पूछा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने कई बार पूछा, हर बार आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुन ही नहीं पा रही हो। हान सेन ने फूलदान को ध्यान से छुआ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। खुशकिस्मती से कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। जब हान सेन को उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस हुआ, तो उसने उसे खटखटाना शुरू कर दिया। लड़की ने मानो उसकी बात सुन ली हो और उसने प्रतिक्रिया दी। उसे थोड़ा हिलते देख हान सेन ने फिर से दस्तक दी। वह जाग गई और उसने दस्तक की आवाज़ सुनने के लिए इधर उधर देखा, और तभी हान सेन ने देखा कि वह कैसी दिखती है। वह लगभग 18 साल की लग रही थी और बेहद खूबसूरत थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखें उसके बालों के रंग जैसी ही सुनहरी थीं। उसके रूप रंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक मानव लड़की है। हान सेन को फिर लगा कि शायद वह सचमुच मानव शोधकर्ता हो। उसकी शक्ल सूरत इस बात का खंडन नहीं करती थी, क्योंकि उस जमाने में 40 साल का आदमी भी 18 साल के लड़के जैसा सौंदर्य और लावण्य बनाए रख सकता था। जब लड़की ने हान सेन को वहां देखा, तो उसकी आंखें स्पष्ट दृश्य देखने के लिए झपकने लगी, मानो वह वास्तव में अभी अभी जागी हो। वह उठी और फूलदान पर जोर से मारने लगी। उसका मुंह ऐसे हिला मानो वह कुछ कह रही हो, लेकिन हान सेन कुछ सुन नहीं पाया। हान सेन केवल उसके होंठ पढ़ सका, और जो कुछ उसने समझा उससे वह कह रही थी, मुझे बचाओ। उसने एक कागज और कलम निकाला और कुछ शब्द लिखे जो वह उसे दिखा सकता था। आप कौन हैं? उसने उसकी पहचान जानने की इच्छा से लिखा। हान सेन को हर समय सतर्क रहना पड़ता था। आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि क्रिस्टलाइजर के खंडहरों के अंदर किसी व्यक्ति के लिए कौन सी तरकीबें या जाल घात लगाए बैठे होंगे।
महिला ने फूलदान के ठंडे क्रिस्टल पर हवा फूंकी और लिखा, ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स का सूर्यास्त। रैंक कर्नल। इससे हान सेन को ये बात निश्चित हो गई कि वह अवश्य ही शोधकर्ताओं में से एक रही होगी, और अब ऐसा लग रहा था कि वह वहां फंस गई थी। पीछे हटो, मैं क्रिस्टल तोड़ दूंगा, हान सेन ने उत्तर दिया। अपनी लिखी बात को स्वीकार करते हुए सनसेट ने एक कदम पीछे हट लिया। हान सेन की मुट्ठी फीनिक्स फ्लेम की शक्ति से धधक उठी। अपना 7वां जीन लॉक खोलकर उसने फूलदान पर मुक्का मारा। उसे लगा जैसे उसकी उंगलियां लगभग टूट गई हों। जब आग बुझ गई तो फूलदान ऐसे स्थिर खड़ा रहा मानो उसे कोई छू ना पाया हो। यह मुक्का सबसे जोरदार था जो वह दे सकता था, किसी भी बफ को छोड़कर। लेकिन फूलदान स्थिर खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला था। हान सेन को पता था कि उसे और भी ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। वह सोच में पड़ गया। हान सेन ने ताया को निकाला और उससे शीशे पर वार किया। ये भी बेकार साबित हुआ, क्योंकि शीशे पर बस एक सफ़ेद निशान बना था, मानो आपने अपनी बाँह खरोंच ली हो। हान सेन को कम से कम इतना तो आश्चर्य हुआ ही। फूलदान का वजन और कठोरता उसके सबसे बुरे अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। ये बिल्कुल भी उसकी उम्मीद नहीं थी। अब वह बस यही सोच रहा था कि यह कितनी शर्म की बात है कि फीनिक्स तलवार का इस्तेमाल अभयारण्यों के बाहर नहीं किया जा सकता। शायद ये ज्यादा उपयोगी साबित होती। हान सेन ने कुछ अलग अलग हुनर आजमाकर उनकी प्रभावशीलता परखी। दुर्भाग्य से दोनों के लिए कुछ भी कारगर नहीं रहा। सनसेट की शुरुआती खुशी अब कम होती दिख रही थी। वह निराश दिख रही थी, लेकिन इससे हान सेन को कोशिश करने का और भी ज्यादा कारण मिल गया। उसे निराश न करना चाहता था, इसलिए हान सेन ने अपनी शैतानी सींग वाली भेड़ की तलवार बुलाने की कोशिश की। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ताया लेकर उसने फूलदान पर बार बार वार किया, इस उम्मीद में कि वह टूट जाएगा। हान सेन चुपचाप बैठकर देखने को तैयार नहीं था, न ही उससे दूर जाने को, जब तक कि वह वहां फंसी हुई थी। उसे बाहर निकालने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन बदकिस्मती से ताया और डेविल हॉर्न भेड़ की तलवार भेदने के लिए काफ़ी नहीं थीं। हालांकि उन्होंने निशान जरूर छोड़े। जाहिर है कि उसे नुकसान पहुंच सकता था, और अगर ऐसा होता तो हान सेन का दृढ़ संकल्प और भी बढ़ जाता। उसके लिए पहले कभी कोई चीज़ इतनी असहनीय नहीं रही थी। उसने हमेशा हर दुश्मन पर विजय पाई थी, इसलिए वह एक बेजान फूलदान को अपनी हार का कारण नहीं बनने देगा। हान सेन ने सोचा कि वह अपना सुपर किंग स्पिरिट मोड आजमा सकता है, या कम से कम गोल्ड ड्रैगन बीस्ट सोल इस्तेमाल कर सकता है। वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर भी उसने अपनी तलवारों से प्रयास जारी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस जाओ, ये टूटेगा नहीं, सनसेट ने लिखा। हान सेन ने संदेश पर ध्यान नहीं दिया और फूलदान पर तब तक मारता रहा जब तक उसके हाथों से खून नहीं निकलने लगा और उसकी मांसपेशियां कांपने लगीं। जिद ही उसे हार मानने से रोक रही थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह ऐसा ही करता रहा तो फूलदान टूटने से पहले ही उसके हाथ टूट जाएंगे। उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, और उल्लेखनीय हथियारों के बावजूद वह आवश्यक बल प्रदान नहीं कर सका। हान सेन ने अपने दांत चबाए और एक सुनहरे कौवे में बदल गया। उसके सुनहरे पंजे लाल हो गए और उन्होंने फूलदान की क्रिस्टल सतह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वेदना। उसके रक्त नाड़ी सूत्र पर 9 जीन लॉक खुले थे जो उसकी स्वर्णिम कौवे जैसी पशु आत्मा को शक्ति प्रदान करते थे, और यही उसे कहीं ले गया। फूलदान पर अब दरारें पड़ने लगी थीं। हान सेन ने हार नहीं मानी। वह फूलदान पर तब तक तेज गति और ताकत से प्रहार करता रहा जब तक कि फूलदान कांपने नहीं लगा। सनसेट ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं और दरारें बढ़ती और सतह पर जाल बनती देखीं। हान सेन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि फूलदान इतना मजबूत था। हालांकि उसमें दरारें पड़ने लगी थीं, पर काफी समय बाद भी वह टूटने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। अंततः बार बार के प्रहारों से हान सेन के पंजों से भी खून बहने लगा। लेकिन उसे लगा कि सफलता करीब है, और उसने सही सोचा। इसलिए उसने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। वह लगातार आगे बढ़ता रहा, अपनी पूरी ताकत से फूलदान को पीटता रहा। धमाका। उसने ऐसा ही किया। आखिरकार दरारें भर गईं और फूलदान का संतुलन बारिश की तरह बिखर गया। सनसेट को यकीन नहीं हुआ। पहले तो वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर रोने लगी। क्या तुम ठीक हो? हान सेन अपने मानव रूप में लौट आया और उसे अपना हाथ दिया जो खून से भीगा हुआ था। उसने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया ताकि वह कुछ पहन सके। अगर वह गठबंधन के बाहर पशु आत्माओं को स्थानांतरित करने में सक्षम होता तो वह उसे पशु आत्मा कवच का एक सेट देता। अफसोस, वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए फिलहाल यही करना पड़ा। सनसेट ने कोट ले लिया और उसे पहन लिया, जिससे उसका नंगा बदन ढक गया। वह काफ़ी नाजुक थी, इसलिए कोट एक लंबी ड्रेस जैसा लग रहा था जो उसके नितंबों से नीचे तक पहुंच रही थी। हालांकि वह उसे बताना नहीं चाहता था, हान सेन खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि वह कितनी सेक्सी थी। हान सेन कुछ नहीं कर सका, सिवाय इसके कि पूछा, तुम यहाँ क्यों फंस गए थे? लेकिन सनसेट ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वहीं खड़ी रही, बस उसे देखती रही। हान सेन को लगा कि अपनी इस तकलीफ के बाद वह सदमे में होगी।
उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, चलो पहले यहाँ से निकल चलें। मैं कुछ और लोगों के साथ इस जगह में आया था, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो सनसेट वहीं खड़ी रही। वह बस उसे देखती रही। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। सनसेट की आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से कर्कश थी और उसने कहा, मेरा समय पूरा हो गया है। अब मैं जो कहूंगी उसे याद रखना और एक भी शब्द मत भूलना। क्या समय हो गया है? तुम क्या बात कर रहे हो? हान सेन ने फिर भौहें चढ़ाईं। सनसेट ने कहा, मेरा नाम सनसेट है। मैं ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स का कर्नल हूँ। मैं हान जिंगजी का सहायक और सीक्रेट सर्विस की 7वीं टीम का अन्वेषक हूँ। क्या? हान सेन ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख रहा हो। उसके होंठ कांप रहे थे। आप हान जिंगजी के सहायक हैं। आप सीक्रेट सर्विस की 7वीं टीम के अन्वेषक हैं। हान सेन की आवाज़ कांप उठी और उसकी मांसपेशियां फड़कने लगीं। वह नहीं जानता था कि यह कोई क्रूर मजाक था या नहीं, लेकिन यह अब तक का सबसे अच्छा सुराग था जो उसे मिला था। यह अच्छी बात है कि आप प्रशिक्षक हान और 7वीं टीम के बारे में जानते हैं। सनसेट ने बोलते हुए सिर हिलाया और फिर बोली, अब फिर से मैं जो कुछ भी कहूँ उसे ध्यान से सुनो। सनसेट ने हान सेन को बताया, हमारी टीम ने एक आदेश स्वीकार कर लिया था जिसमें हमें दूसरे आयाम में घुसने का आदेश दिया गया था। वहां जाते ही चीजें गड़बड़ा गईं। क्या हुआ? हान सेन ने पूछा। मुझे नहीं पता। सनसेट ने अपना सिर हिलाया। क्या? तुम्हें कैसे नहीं पता? क्या तुम उन पवित्र स्थलों पर नहीं गई हो? हान सेन की आंखें जानने की चाहत से भर गईं। अगर वह सचमुच सदस्य होती तो उसे जरूर पता होता कि क्या हुआ था। पवित्र स्थान? क्या वह दूसरा आयाम है? सनसेट ने पूछा, मानो वह खुद से बात कर रही हो। तुम्हें अभयारण्यों के बारे में कैसे नहीं पता? प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में पहली बार जन्म लेते ही तुम्हें बुनियादी बातें और ज़रूरी जानकारियां तुरंत मिल जाती हैं। हान सेन को लगने लगा था कि वह उसका मजाक उड़ा रही है। सनसेट ने हान सेन की ओर देखा और पूछा, पहला ईश्वर का अभयारण्य? पहला? क्या और भी खोजे गए थे? हान सेन ने अविश्वास से सनसेट की ओर देखा। ये तय करना उसके लिए मुश्किल था कि वह मजाक कर रही थी या नहीं। बस मुझे इस दूसरे आयाम, इस अभयारण्य के बारे में बताए, जैसा कि आपने कहा। मुझे जितना हो सके स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से समझाए, सनसेट ने पूछा। हान सेन ने देखा कि उसका चेहरा काफ़ी गंभीर था और यह एक सच्चा सवाल था। इसलिए उसने बिना देर किए उसे समझाया कि ये पवित्र स्थान क्या होते हैं। उसने उसे बताया कि उन्हें कैसे बनाया गया था और वे जीव जंतु और आत्माएं कैसी थीं जिन्होंने उनकी उपस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया था। उसने कुछ ही मिनटों में जितना हो सका सब कुछ बता दिया। जब सनसेट ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। फिर उसने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो यह वो जगह नहीं है जो हमें मिली थी। 7वीं टीम ने इस अभयारण्य का उल्लंघन नहीं किया था। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें अभयारण्यों से अलग एक और आयाम मिल गया है? उसके शब्द हान सेन की उस पर विश्वास करने की क्षमता को चुनौती दे रहे थे और वह सोचने लगा था कि वह झूठी है। मानवता को 7वीं टीम के माध्यम से अभयारण्यों के अस्तित्व के बारे में पता चला, उन्होंने ही उनकी खोज की थी। इसके बाद के वर्षों में मानवता का विकास आश्चर्यजनक गति से होने लगा। सनसेट ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, जहां हम गए थे वह अभयारण्य नहीं था जिसका तुमने वर्णन किया है। या कम से कम वह एक अभयारण्य तो रहा होगा, बस ऐसा नहीं जो तुम्हें पता हो। जब हमने इस नए आयाम को तोड़ा तो हम कहीं एक साथ पैदा हुए। तुम कहाँ पैदा हुई? हान सेन के मन में कई शंकाएं थीं कि वह उसे क्या बताने वाली थी, लेकिन वह फिर भी सुनना चाहता था कि वह क्या कहना चाहती है। सनसेट के चेहरे पर उलझन थी और उसने बताया, जहां हम गए थे वही ईश्वर के राज्य जैसा था। परमेश्वर का राज्य? हान सेन को फिर लगा कि वह पवित्र स्थलों की बात कर रही है। आखिरकार पवित्र स्थलों को चमत्कारों का स्थान कहा जा सकता है और उन्हें ईश्वर का राज्य भी कहा जा सकता है। हान सेन ने उससे कहा, हाँ, ये पवित्र स्थल अद्भुत हैं। मुझे इन्हें ईश्वर का राज्य कहने में कोई आपत्ति नहीं है। सनसेट ने सिर हिलाया और समझाया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं परमेश्वर के राज्य की बात कर रही हूँ। मैं परमेश्वर के वास्तविक राज्य की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर परमेश्वर का राज्य कैसा दिखता है? हान सेन की जिज्ञासा कम नहीं हुई थी, हालांकि उसके पास चुटकी भर नमक था। सनसेट ने कहा, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ये तो सुविधाजनक है। तो फिर मुझे वहाँ के माहौल के बारे में बताओ। तुमने क्या देखा? हान सेन ने पूछा। अगर मैं इस जगह का वर्णन कर पाता और इसे नश्वर शब्दों में समेट पाता तो भी यह ईश्वर का राज्य नहीं होता। इस जगह की खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सनसेट ने उससे कहा। ठीक है, अच्छा, तुम मुझे पहले क्या बताना चाहते थे? हान सेन को अब समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरी स्थिति से कैसे निपटे। अगर तुम्हें हान जिंगजी मिल जाए तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए। उसके शब्दों से हान सेन का खून ठंडा पड़ गया और वह अपनी मांसपेशियों में आए अचानक आए कड़न को कम नहीं कर सका।
हान सेन को किन हुआइजेन से हुई अपनी मुलाकात याद आ गई और कैसे उसे हान जिंगजी से सावधान रहने के लिए कहा गया था। वह और कुछ सीख पाता, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब उसकी मुलाकात सनसेट से हुई थी, जो उसी स्तर की लग रही थी। उसने जो कुछ साफ साफ बताया था वह भी उससे मेल खाता था जो उसने पहले सीखा था। निंग परिवार ने ऐसा क्यों कहा कि हान जिंगजी ने उनके परिवार को बचाया था, यह उसे नहीं पता था। और पूरा किन परिवार उसका सम्मान करता था। अगर हान जिंगजी वाकई उतना पसंद करने लायक और सम्मानित इंसान नहीं था जितना हान सेन पहले समझता था, तो क्या किन हुआइजेन ने उसके परिवार को चेतावनी नहीं दी होती। हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने पूछा, मैं हान जिंगजी को क्यों मारूं? सनसेट को अजीब लगा, मानो उसे इस जवाब की उम्मीद ही न हो। जवाब में उसके शब्द सरल मगर उलझाने वाले थे। उसने पूछा, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? मैं किसी न किसी चीज़ में ज़रूर विश्वास करता हूँ। मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म की शिक्षाओं का श्रद्धापूर्वक पालन नहीं करता, हान सेन ने समझाया। फिर सनसेट ने हान सेन से पूछा, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि हमने भगवान का चेहरा देखा है? ओह, सच में? वह कैसा दिखता है? मैंने पहले कभी भगवान को नहीं देखा, इसलिए मैं उत्सुक हूँ। हान सेन को यकीन नहीं था कि उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं। फिर से, अगर मैं इसे समझा सकता तो ये भगवान नहीं होगा। सनसेट ने थोड़ी देर रुककर कहा, ये खबर किन परिवार के बाकी सदस्यों तक पहुंचाओ, किन हुआइजेन को हान जिंगजी को मारने के लिए कहा जाना चाहिए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हान सेन ने पूछा। मैं देख रहा हूँ कि ताया का जो कुछ बचा है वह आपके पास है, इसलिए मैं यही मान सकता हूँ कि आप किन परिवार से हैं। क्या आप हैं? सनसेट ने पूछा। हान सेन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे ताया तोहफे में मिली थी कमोबेश, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा उपनाम हान है और मेरे परदादा का नाम हान जिंगजी था। सनसेट ने हान सेन को हैरानी से देखा और बोली, क्या? लेकिन उसका तो कोई वारिस नहीं था। अगर तुम्हारे परदादा का नाम हान जिंगजी भी है तो भी उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों का एक ही नाम होना सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। क्या उसका कोई नाजायज़ बेटा नहीं हो सकता था? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। बिल्कुल नहीं, सनसेट ने आश्वस्त होकर कहा। तो कम से कम मुझे ये तो बताओ कि उसे क्यों मारा जाना चाहिए। हान सेन को लगा जैसे बातचीत गोल गोल घूम रही है। सनसेट ने कहा, उसे अवश्य मरना चाहिए क्योंकि वह ईशनिंदा करता है। हान सेन को अब पता चल गया था कि सनसेट ने उससे क्यों पूछा था कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करता है। लेकिन हान सेन को अब भी लग रहा था कि पहेली का एक टुकड़ा छूट गया है। आखिर अगर हान जिंगजी ने ईश्वर के प्रति कुछ ईशनिंदा या हास्यास्पद कहा था तो वह उसे क्यों मारना चाहेगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानते हो कि उसे मार दिया जाना चाहिए या नहीं, बस ये संदेश किन हुआइजेन तक पहुंचा दो। हान जिंगजी को मरना ही होगा, सनसेट ने कहा। हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, किन हुआइजेन मर चुका है। उसे मरे हुए कुछ समय हो गया है। क्या? किन हुआइजेन मर गया? वह अचानक गुस्से में दिखी। उसने हान सेन को पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम झूठे हो। वह मर नहीं सकता। मुझे लगा था कि उसने। सनसेट का संवाद बंद हो गया, लेकिन उसकी अब मनोविक्षिप्त नज़र हान सेन पर टिकी रही। तुम्हें यकीन क्यों है कि वह मर नहीं सकता? वह सचमुच मर चुका है। हान सेन ने फिर उसे किन शुवान की कहानी सुनाई। नहीं, ये गलत है। वह अमर है। तुम झूठ बोल रहे हो। सनसेट पागल हो गया। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसे पता था कि वह किसी बड़ी चीज़ में फंस गया है। कुछ गहरा और जटिल चल रहा था और यही उसकी गुत्थी सुझाने का सबसे बड़ा सूत्र था जो उसे अब तक मिला था। हान सेन ने तब उससे कहा, अगर किन हुआइजेन वास्तव में नहीं मरी है तो एक और संभावना है। और इसकी क्या संभावना हो सकती है? सनसेट ने पूछा। इसके बाद हान सेन ने उसे काले रेगिस्तान के नीचे किन हुआइजेन के साथ अपनी मुठभेड़ और वहां जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। किन हाइजेन, वो वहां क्यों गया होगा? अचानक सनसेट का चेहरा पीला पड़ गया। वह कहती रही, हम गलत थे। हमारे साथ छल हुआ था। क्या हुआ? हान सेन ने पूछा, ये जानते हुए कि आखिरकार सच्चाई उसके बहुत करीब थी। सनसेट अब थोड़ी पागल सी लग रही थी, मानो उसका गुस्सा फूट गया हो। वह बार बार बुदबुदा रही थी कि कैसे कुछ बहुत गलत हो गया है और कैसे उसे और बाकियों को किसी तरह धोखा दिया गया है। जब हान सेन ने दोबारा पूछना चाहा तो उसे उसके चेहरे में कुछ गड़बड़ नजर आई। वह पहले जितना सुंदर नहीं लग रहा था। वह बूढ़ी लग रही थी। वह बूढ़ी होती जा रही थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं। उसकी कोमल त्वचा चमड़े की बोरी की तरह लटकने लगी थी, उसके बाल सफ़ेद और पतले हो गए थे। वह रूखी होती जा रही थी। तुम्हारा शरीर, हान सेन चिल्लाया। सनसेट ने अपने हाथों की ओर देखा और वह खुद भी हैरान थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और जब वह संभली तो उसने हान सेन की ओर देखा और कहा, हान जिंगजी को ढूंढो और उसे मेरे और किन हुआइजेन के बारे में बताओ। अगर वह मरा नहीं तो शायद
अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। उसका शरीर मुरझाकर एक पुराने कंकाल में बदल गया था। मरने से ठीक पहले वह हानसेन की बाहों में गिर पड़ी और एक आखिरी शब्द कहा, गलत। उसके बाद कुछ नहीं बचा। वह चली गई। कुछ ही सेकंड में बुढ़ापे से उसकी मौत हो गई। जब उसकी आंखें आखिरी बार बंद हुईं तो हानसेन ने घृणा और पछतावे की धुंधली झलक को अपने साथ जाते देखा। वे कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? हानसेन का दिमाग इस बात को लेकर उलझन में था कि उसने क्या सीखा और क्या नहीं। उसे ये देखकर दुख हुआ कि इतनी सुंदर महिला उसके सामने ही बूढ़ी हो गई और मर गई। हानसेन कुछ देर तक वहीं विचारमग्न खड़ा रहा, लेकिन जब उसने तय किया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है तो उसने सबसे पहले मंदिर के अंदर उसके लिए कब्र खोदने का फैसला किया। हानसेन उसे वापस घर नहीं ले जा सकता था और न ही वह ये बता सकता था कि वह कौन थी या वहाँ क्यों थी। हानसेन ने बहुत सी बातें सुनी थीं और जबकि कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे, उत्तर अपने साथ और अधिक प्रश्न लेकर आए थे। हानसेन मंदिर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि हरे भरिंग अभी भी वहां उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, हरे भरिंगों ने उसके रास्ते में बाधा डालने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी। तुम लोग मुझसे और क्या चाहते हो? हानसेन ने भौहें चढ़ाईं। शुरू में तो उसने सोचा कि भरिंग उसे सनसेट को बचाने के लिए वहां लाए हैं, लेकिन चूंकि वह इंसान थी, शायद उसका वहां होना ही सब कुछ था। शायद वे कुछ और चाहते थे। शायद ये सचमुच एक संयोग था और सनसेट का वास्तव में भरिंगों से कोई लेना देना नहीं था। हानसेन ने भरिंगों की दीवार के चारों ओर चलने की कोशिश की, लेकिन वे उसके मार्ग को रोकने के लिए दौड़ पड़े। वह कुछ कदम पीछे हट गया, मानो वह मंदिर के भीतरी भाग में लौट रहा हो, और भरिंगों को अपनी दीवार को तोड़ते हुए देखने लगा। ये सोचकर कि उनकी इच्छा पूरी करना ही बेहतर होगा, वह वापस अंदर गया, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई विशेष वस्तु मिल सकती है जो वे चाहते हों। हालांकि अब टूटे हुए क्रिस्टल फूलदान के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। बस पत्थर के निशान बचे थे। कुल 3 थे, प्रत्येक की ऊंचाई 1 मीटर थी। क्या वे चाहते हैं कि मैं उनके लिए ये चीज़ें बाहर ले जाऊं? हानसेन ने सोचा। वह उनमें से एक के पास गया और अपनी शक्ति से उसे उठाकर बाहर ले आया। जब हानसेन उनमें से एक को बाहर लाया तो भरिंग ज्यादा खुश दिखे। फिर वे जल्दी से अलग हो गए और एक रास्ता बना लिया जिस पर हानसेन को चलना था। हानसेन ने इस नए रास्ते के अंत की ओर देखा और पाया कि यह एक और इमारत की ओर जाता है, लेकिन वह मंदिर जैसी भव्य नहीं थी। वह भी उस इलाके की बाकी इमारतों की तरह थी, आधी ढह चुकी और जर्जर। बस एक कमरा बचा था जो पूरी तरह से ठीक था। हानसेन हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिए वहां चला आया। उसे ये देखने में बहुत दिलचस्पी थी कि आखिर भरिंग क्या कर रहे हैं। खंडहर के पास पहुंचकर हानसेन को अंदर एक कुआं दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर उसने पाया कि वह पानी से लबालब भरा हुआ था। उस कुएं के अलावा, जो काफी अच्छी हालत में था, घर के अंदर बाकी सब अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था कि यह जगह काफी समय से जर्जर थी। डिंग को नीचे रखने के बाद हानसेन ने भरिंगों को उसे उठाकर खुद ले जाने के लिए इकट्ठा होते देखा। डिंग के साथ वे क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए वह पीछे हट गया और उन्हें देखने लगा। छप छप, भरिंगों ने डिंग को उठाकर कुएं में फेंक दिया। हानसेन को समझ नहीं आ रहा था कि उनका मकसद क्या था। क्या उन्होंने इतनी मेहनत सिर्फ कुएं में छेद करने के लिए की थी? ऐसा करने के बाद भरिंगों ने हानसेन के लिए एक और रास्ता बना दिया। इस बार ये रास्ता सीधे मंदिर की ओर जाता था। ऐसा लग रहा था मानो वे चाहते थे कि हानसेन बाकी 2 डिंग इकट्ठा कर ले। जाहिर है कि वे खुद डिंग्स ले जाने में सक्षम थे, इसलिए मुमकिन था कि किसी वजह से वे मंदिर से डरे हुए थे। और क्योंकि वे डरे हुए थे, इसलिए उन्हें हानसेन को अंदर जाकर डिंग्स लाने की जरूरत पड़ी। हानसेन मंदिर में गया और दोनों डिंग्स को अपने साथ बाहर ले आया। भरिंगों ने उन्हें उठाया और हानसेन को वापस घर ले गए। पहुंचकर उन्होंने उन डिंगों को भी कुएं में फेंक दिया। उसके बाद वे सब कुएं के चारों ओर घूमे और उसके आगे दंडवत प्रणाम किया। हानसेन को ये सब बहुत मज़ेदार लगा। कुछ ही देर बाद कुएं से आवाज़ आई। अंदर का पानी उबलने लगा और भाप उठने लगी। हानसेन ये दृश्य देखकर हैरान होकर एक कदम पीछे हट गया। उसने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई जीवन शक्ति नहीं देख पाया। कुएं का पानी अचानक शांत हो गया और सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी, जैसे ही हानसेन को लगा कि अब सब खत्म हो गया, पानी से एक तेज आवाज़ के साथ कुछ निकला। काले क्रिस्टल जैसी दिखने वाली कोई चीज़ पानी से बाहर निकलकर उड़ान भरने लगी। यह एक और यूनिकॉर्न बीटल निकला, लेकिन ये हरा नहीं बल्कि काला था। यह बाकियों से बड़ा भी था और ऐसा लग रहा था जैसे वे इसकी पूजा करते हों। इसकी प्लेटिंग पर प्रतीक और गिय के चित्र उकेरे हुए थे। यह असल में हानसेन के यूनिकॉर्न बीटल जैसा ही था। जब काला भरिंग पानी से बाहर निकला तो हानसेन दंग रह गया। उसने तुरंत लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन काला गेंडा भरिंग आक्रामक नहीं लग रहा था। उसकी गति धीमी हो गई और वह बस हानसेन के सामने मंडरा रहा था।
तभी हान सेन को अपने हाथ में दर्द का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके हाथ पर एक हरे रंग का गेंडा भरिंग का प्रतीक बना हुआ था, जो तेजी से क्रिस्टलीकृत होने लगा था। शायद वो गायब नहीं था। आखिर क्या भरिंग मेरे हाथ में मिल गया था? हान सेन को कम से कम इतना तो झटका लगा ही था। जैसे ही उसका हाथ जला, काली बीटल के अंदर के गियर घूमने लगे। अचानक उसका रूप बदल गया। पहले वह कीड़ा उसके सामने सिर्फ मुट्ठी के आकार का था, लेकिन अब वह एक ट्रक के आकार का हो गया था। हान सेन ये नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह गया और अचानक उसके हाथ की हरी रोशनी किसी प्रकाश स्तंभ की तरह चमकने लगी। काला भरिंग धीरे से पास आया और अपनी जीभ बाहर निकाली। हान सेन ने तब देखा कि उसकी जीभ कॉकपिट की तरह थी। क्या ये कोई कंट्रोल रूम है? हान सेन थोड़ा चौंक गया। हरी बत्ती लगातार चमक रही थी। हान सेन इस समय बहुत उत्सुक था, इसलिए वह उस नियंत्रण मंच के पास गया जो प्राणी के मुंह से निकला था। वहां एक सीट थी और जब वह बैठा तो जीभ वाला प्लेटफॉर्म भरिंग के अंदर वापस खींच गया। अपने हाथ के पास हान सेन को एक हैंडल जैसा कुछ दिखाई दिया। उसने उसे हाथ से खींचा और फिर सब कुछ चमक उठा। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह काली भरिंग उसके शरीर का हिस्सा बन रही है। हान सेन आगे बढ़ना चाहता था और जब उसने ये सोचा तो भरिंग के पैर हिलने लगे। जब हान सेन ने उड़ने के बारे में सोचा तो भरिंग ने वैसा ही किया। उसने अपने भिनभिनाते पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। मन पर नियंत्रण निपुण। हान सेन खुश हुआ। मानव जाति ने पूरी तरह से मन नियंत्रित उपकरण विकसित करने में काफ़ी समय बिताया था, लेकिन तकनीक अभी भी काफ़ी दूर थी। मशीनों को अभी भी ज़्यादातर हाथों से ही चलाना पड़ता था, लेकिन इस भरिंग ने उसके मन के निर्देशों का पालन किया। यहाँ प्रदर्शित तकनीक मानवता की क्षमताओं से कहीं बढ़कर थी। ये क्रिस्टलाइजर्स का ही कोई विमान होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास सेंसर और हथियार हैं। और जैसे ही हान सेन ने ये सोचा, उसकी आंखों के ठीक सामने एक होलोग्राफिक नक्शा उभर आया। अब इसने रडा को मात दे दी। ये कहना कि हान सेन खुश था कम होगा। ये तकनीक इंसानों की तकनीक से कहीं ज़्यादा उन्नत थी। अकेला सेंसर भी एक तकनीकी चमत्कार था, क्योंकि वह स्थानीय भूगोल के किसी भी हिस्से को अविश्वसनीय सटीकता से जूम इन कर सकता था, और वह भी अपनी दिमागी शक्ति से। हान सेन ने आसपास के इलाके को देखा और उसे कुछ हजार मील दूर एक और जीव की मौजूदगी का पता चला। वह भाई यीशान था। हालांकि वह अकेला था। जी आनरान अभी भी लापता थी, इसलिए वह काफ़ी चिंतित था। हान सेन ने कहीं और देखा तो उसे इंसानों और शूरा का एक समूह साथ में दिखाई दिया। थोड़ी दूर पर उसे जी आनरान मिली। बदकिस्मती से कुछ रोबोट उसका पीछा कर रहे थे। मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। धमाका! काले भरिंग के नितंबों से लेजर निकलने लगे और वह बिना किसी हिचकिचाहट के पागलों जैसी गति से उड़ने लगा। वह जी आनरान की ओर बढ़ रहा था। हान सेन जिस तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, उससे उसके मोजे लगभग उसके पैरों से उतर गए। यह मशीन मानव द्वारा विकसित किसी भी युद्ध यंत्र या विमान से कहीं ज्यादा तेज थी। जी आनरान की हालत खराब थी। वह उम्मीद के मुताबिक दूसरों के साथ टेलीपोर्ट नहीं हो पाई थी और वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। वह हान सेन की खोज में निकली, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका सामना क्रिस्टलाइजर रोबोट से हो गया। जी आनरान कमज़ोर थी और सिर्फ एक इवॉल्वर थी। उसके लिए क्रिस्टलाइजर रोबोट से निपटना लगभग नामुमकिन होता, इसलिए वह बस भाग सकती थी। आखिरकार थककर उसकी गति धीमी हो गई, और यही वह क्षण था जब रोबोट उसे पकड़ने और घेरने में कामयाब हो गए। रोबोटों को अपने चारों ओर घेरा देख जी आनरान की बचने की उम्मीद खत्म हो गई। रोबोटों ने अपने हाथ ऊपर उठाए और जी आनरान को खत्म करने के लिए उस पर लेजर फायर करने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और उस मौत को स्वीकार किया जो उसे अब भुगतनी थी, कुछ बड़ा और भारी रोबोटों को कुचलने के लिए प्रकट हुआ। चिंगारियों और बिजली की आग की चपेट में आकर विशालकाय रोबोट चकनाचूर हो गए। ये भाग्य का एक चौंकाने वाला मोड़ था, लेकिन अपनी मुक्ति पर जो भी खुशी उसे मिली थी, वह जल्द ही गायब हो गई। अब अपने सामने खड़े उस दानव को देखकर आशा को एक बार फिर विदा लेने में देर नहीं लगी। वह रोबोटों से निपटने में असमर्थ थी, इसलिए एक विशाल काले भरिंग से निपटना निश्चित रूप से और भी कठिन था। वेदना, वेदना! कुछ और रोबोट मैदान में उतरे। अपनी बाहें ऊपर उठाकर उन्होंने भरिंग पर लेजर किरणें दागीं, लेकिन ये जहाज के स्टील के पतवार पर पानी की बौछार जैसा था। भरिंग के खोल पर एक भी निशान या खरोंच नहीं बची थी। धमाका! भरिंग की आंखों से एक भयानक रोशनी निकली, जिसने एक सेकंड से भी कम समय में रोबोटों को नष्ट कर दिया। जी आनरान को समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस्टलाइजर मशीन खुद पर ही हमला क्यों कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मान लिया था कि उसकी मौत वहीं अकेले ही हो जाएगी। फिर जब उस विशालकाय भरिंग का एक पैर उसके ठीक सामने जमीन में धंस गया, तो उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचा, ये सब मेरी ही गलती है। मैं दुआ करती हूँ कि वह यहाँ से जिंदा बच जाए। जी आनरान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जिस मौत की उसे उम्मीद थी वह नहीं आई।
थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। जियानरान को लगा कि वह एक पल के लिए सपना देख रही होगी, क्योंकि हान सेन वहां था, मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था। क्या मैं सपना देख रही हूँ, या मैं मरकर स्वर्ग चली गई हूँ? क्या तुम भी बाहर नहीं निकल पाए? जियानरान ने उसके गालों को सहलाने के लिए अपनी उंगलियां उठाईं। नहीं, ये बस मेरा नया विमान है। सैर पर जाना चाहोगी? हान सेन ने शरारती मुस्कान के साथ उसे अंदर बुलाया। 1 मिनट रुको, ये तुम्हारा है। जियानरान ने अविश्वास से विशाल भरिंग को देखा। हान सेन ने उसे उठाया और अपने साथ नियंत्रण कक्ष के अंदर ले गया। धमाका! भरिंग आकाश में इतनी तेजी से ऊपर उड़ गया जितनी तेजी से वे अब तक किसी भी विमान पर नहीं उड़े थे। हान सेन जेट की तरह उड़ता रहा और रास्ते में मिलने वाले हर क्रिस्टलाइजर रोबोट को उड़ाता रहा। जाते हुए जियानरान ने पूछा, यह मशीन क्या है? मुझे यह एक खंडहर में मिला। मुझे बस यही शक है कि यह एक क्रिस्टलाइजर वॉरफ्रेम था। हान सेन ने फिर पूछा, क्या ये बैंगनी क्रिस्टल कोर है? हाँ, जियानरान खुश दिखी। हान सेन ने नीचे घास के मैदान में एक बैंगनी रंग के कोर पर रोशनी डाली। पल भर में वह बीटल में समा गया। बेबी, कसकर पकड़ो, ये थोड़ा जंगली होने वाला है, हान सेन ने उसे चेतावनी दी। फिर भरिंग और भी तेजी से उड़ने लगा। उसने घूमकर आगे खड़े कुछ क्रिस्टलाइजर गार्डों को नष्ट कर दिया। वह बाएं, दाएं और बीच में तेजी से घूमता रहा और ढेर सारे बैंगनी क्रिस्टल कोर इकट्ठा करता रहा। जब उनका काम पूरा हो गया तो हान सेन ने अपने होलोग्राफिक मैप का इस्तेमाल करके पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया और अपने साथियों की लोकेशन ट्रैक की। खुशकिस्मती से बाकी किसी को कोई खतरा नहीं था, लेकिन वे दोनों बहुत धीमी गति से यात्रा कर रहे थे और जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। ऐसा संभवतः इस तथ्य के कारण हुआ कि वे सभी अलग अलग हो गए थे और वे सभी धीरे धीरे लेकिन सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि हान सेन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बैंगनी क्रिस्टल कोर की तलाश में अकेले ही उड़ता रहा, जो उनका लक्ष्य था। जब तक भरिंग पहले हमला न करे, गार्ड विमान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वह विमान में घुल मिल गया, इसलिए बिना किसी खतरे के उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसके साथी उसे मशीन चलाते हुए देखें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसे बहुत परेशानी होगी और मशीन एलायंस द्वारा जब्त कर ली जाएगी। चूंकि यह सब कुछ उसके हाथ से जुड़ा था, इसलिए हान सेन के लिए मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। उसे बाय ईशान द्वारा इसे देखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यदि अन्य लोगों ने इसे देखा तो गठबंधन निश्चित रूप से इसे छीन लेगा। जहां तक ऑपरेशन की बात है, हान सेन को बस एक ही बात समझ नहीं आ रही थी कि बैंगनी क्रिस्टल कोर का क्या उद्देश्य है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा सकता है। काली भरिंग को पाने से पहले उसके पास अपनी जांच के लिए उसे छिपाने का कोई तरीका नहीं था। उसका कोर निगलकर उसे इस तरह बाहर ले जाना नामुमकिन होता, उसे स्कैन करना पड़ता। लेकिन अब जब उसके पास ये भरिंग था तो वह जितने चाहे उतने एकत्र कर सकता था और भरिंग को छोटा करके उनकी तस्करी कर सकता था। मैं लालची नहीं हूं, लेकिन इस काले भरिंग के बिना मुझे शक है कि बाकी लोग खुद ज्यादा हासिल कर पाएंगे। ये तो सही ही होगा कि मैं कुछ अपने पास रख लूं, अगर इसका मतलब यह है कि जिन बड़े लोगों ने इस ऑपरेशन का आदेश दिया था उन्हें भी उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। हान सेन ने खुद के लिए एक बहाना बनाया जो काम कर गया। एक बार जब मुझे सभी बैंगनी कोर मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं उन सभी शूरा को मार डालूंगा, हान सेन ने सोचा। हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम अब भी दुश्मन हैं। ये युद्धविराम एक दिखावा है और हम सब ये जानते हैं। हान सेन का मानना था कि वह अभी गठबंधन के लिए जितना ज्यादा लोगों को मार सकेगा, भविष्य में उन्हें उतने ही कम दुश्मनों से निपटना पड़ेगा। हान सेन आसानी से क्रिस्टलाइजर्स पर उनकी मौत का आरोप लगा सकेंगे और वैसे भी बीटल के साथ उन्हें मारना त्वरित और दर्दरहित होगा। इससे पहले कि वह कुछ और करे, हान सेन ज्यादा से ज्यादा बैंगनी क्रिस्टल कोर इकट्ठा करना चाहता था। जब ऑपरेशन का समय खत्म हो जाता तो अगर वह रुकता और बाहर नहीं जाता तो शक होता। लेकिन उसके पास काफी समय था और अगले 4 दिनों तक वह अपनी बीटल में ही रहा और जितने भी बैंगनी क्रिस्टल कोर उसे मिल सके उन्हें इकट्ठा करता रहा। चौथे दिन उसे एक बहुत ही चौंकाने वाला मील का पत्थर मिला। यह जमीन में एक विशाल छेद था, या यूं कहें कि किसी उल्कापिंड के गिरने से बना एक गड्ढा था। इसकी लंबाई 50 मील थी और प्रारंभिक जांच के बाद हान सेन को इसके केंद्र में और भी वास्तुशिल्पीय खंडहरों की उपस्थिति का पता चला। यह उस पूरे क्रिस्टलाइजर क्षेत्र का केंद्र रहा होगा जिसकी वे जांच करने आए थे। हान सेन द्वारा खोजे गए उस एक मंदिर को छोड़कर वहां अब कुछ भी अधूरा नहीं था। आसपास की हर चीज अलग अलग अवस्थाओं में जीर्ण शीर्ण थी। लगता है इस जगह पर कुछ भयानक हुआ है, और गड्ढे को देखकर लगता है कि यह सचमुच हो सकता है, जियानरान ने मॉनिटर को घूरते हुए कहा। ऐसा कुछ क्यों हो सकता है? हान सेन ने सोचा कि यह गड्ढा बहुत ही अशुभ है और यह पूरी तरह से भयावह होने की कगार पर है। क्रिस्टलाइजर सस्ते निर्माण के लिए नहीं जाने जाते थे।
उन्होंने अपनी सभ्यताओं का निर्माण टिकाऊ ढंग से किया था और उनकी संरचनाएं अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं। उनकी सामान्य इमारतें परमाणु बमों का सामना करने में सक्षम थीं। लेकिन वहां का शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और चारों ओर का परिदृश्य तबाह और उजाड़ था। कोई सुराग जरूर होगा जिसका हम पता लगा सकें। हमें उसकी तलाश में निकलना चाहिए, जी आनरान ने कहा। हान सेन ने अपने बीटल में लगे उपकरणों से खंडहरों को देखा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चल सके कि विनाश का कारण क्या था। हालांकि हान सेन को और भी बैंगनी क्रिस्टल कोर की मौजूदगी का पता चला। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और हान सेन ने अनुमान लगाया कि जिस क्षेत्र में वे अब थे वह उनके लिए किसी तरह का गोदाम रहा होगा। हान सेन ने उन्हें खोदने के लिए भरिंग का उपयोग किया और वहां प्रचुर मात्रा में मौजूद होने के कारण उन्हें इकट्ठा करने में कुछ घंटे लग गए। हम अमीर हो जाएंगे, 1000 से ज्यादा हैं। हान सेन नतीजे से बहुत उत्साहित था। हान सेन ने कुछ और खोजबीन की, लेकिन उसे कोई ऐसा भंडार नहीं मिला जिसमें उतने ही खनिज हों जितने उसने अभी अभी खोजे थे। हालांकि जब हान सेन वहां से लौटा तो सब लोग वहां से जा चुके थे। ये 10 दिन का ऑपरेशन होना था और अब समय सीमा समाप्त होने के कारण लोग खुशी खुशी वहां से जा रहे थे। अरे, मैं तो उन बदमाश शूराओं को मारने वाला था। हालांकि यह निराशाजनक था, उसने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने जो दौलत पाई थी उसने शूरा हत्या की कमी की भरपाई कर दी। हमें अब जाना होगा, अगर हम और देर तक रुके तो शक हो सकता है। जी आनरान ने उनके द्वारा इकट्ठा किए गए ढेर सारे कोर को देखा और पूछा, तुम इनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? जी आनरान जानती थी कि हान सेन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी इकट्ठी की हुई चीज़ें इतनी आसानी से बांट दे। मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन तुम्हें उनमें से कुछ अपने साथ ले जाना चाहिए। हान सेन फिर जी आनरान को उसके स्पॉन पॉइंट पर वापस ले गया। इसके बाद वह अपनी भरिंग पर सवार होकर वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने अंडे दिए थे। उसने काले भरिंग को अलग कर दिया, जो फिर से छोटे हरे भरिंग के आकार का हो गया था, और उसकी जांच की। कुछ भी पता नहीं चल सका, खासकर बैंगनी क्रिस्टल कोर की विशाल मात्रा का, जो अभी भी उसके अंदर थी। भरिंग को जेब में डालने के बाद वह वापस टेलीपोर्ट हो गया। वहां सब इंतजार कर रहे थे। हान सेन ने 11 क्रिस्टल सौंप दिए और स्कैन के बाद वह जाने के लिए स्वतंत्र हो गया। शोधकर्ताओं ने उस छोटे से भरिंग की तलाशी ली और उसे ढूंढ तो लिया, लेकिन उससे कोई ऊर्जा नहीं निकल रही थी। इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। राहत महसूस करते हुए हान सेन खुश था कि वह मदरलोड के साथ बिना किसी दंड के भागने में सक्षम था। आप और जी यानरान हमारे सबसे अच्छे सैनिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, जनरल रेग ने हान सेन की सराहना की, उनके द्वारा किए गए हार्दिक कार्य के बाद। शूरा की तरफ देखते हुए उनके चेहरे उदास लग रहे थे। उसे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उन्हें क्या हो गया है। विमान पर वापस आकर बाई यीशान ने हान सेन को बताया कि वे बहुत अधिक सामान इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुए हैं। उनका दावा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके टेलीपोर्टर में कुछ गड़बड़ थी और इसलिए उन्होंने जो कुछ भी तैयार किया था वह बेकार हो गया। इसलिए वे केवल 1 या 2 ही वापस ला पाए। एक शूरा 3 सिक्के इकट्ठा करने में कामयाब रहा, लेकिन उससे ज्यादा सिक्के किसी और के पास नहीं थे। जिस शूरा ने ये सिक्के इकट्ठा किए थे उसका नाम गुना था। शूरा पहले तो अपनी बरामद राशि से खुश थे, लेकिन जब उन्होंने जी यानरान को 8 के साथ लौटते देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। बाद में जब उन्होंने हान सेन को 11 के साथ वापस आते देखा तो उनके चेहरे लगभग मुरझा गए। मुझे इतने सारे दस्तावेज नहीं देने चाहिए थे, ये थोड़ा संदिग्ध लग सकता है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। शूरा को अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु बनाने के लिए 1 दर्जन कोर के लिए हान सेन को एहसास हुआ कि वस्तुएं उससे कहीं अधिक कीमती और मूल्यवान थीं जितना उसने शुरू में सोचा था। हालांकि जब उसे यह बात याद आई कि उसने 1000 से अधिक रुपये एकत्र कर लिए हैं तो उसका दिल अत्यधिक उत्साह से धड़कने लगा। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि ये बैंगनी क्रिस्टल कोर वास्तव में क्या हैं। हान सेन ने इसे अपना प्राथमिक उद्देश्य बनाया। लेकिन इससे पहले कि हान सेन ये पता लगाने निकल पड़ता कि वे क्या हैं, जियानरान पहले से ही सुरक्षित जानकारी लेकर उसके पास पहुंची। और वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने बाकी बचे बैंगनी क्रिस्टल कोर भी रख लिए हैं जो उन्होंने इकट्ठा किए थे। रूलेट अब काम नहीं कर रहा था और इसने किसी और को अंदर जाने से रोक दिया। शूरा को पहले से ही पता था और इसका मतलब था कि गठबंधन के पास जी यानरान से जानकारी छिपाने का कोई कारण नहीं था। जब हान सेन ने उसकी बात सुनी तो वह पागलों की तरह हंसने लगा। 1000, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं सचमुच अमीर बन जाऊंगा। हान सेन उन बैंगनी क्रिस्टल कोर वाले बिस्तर पर सोने के लिए बेताब था। ऐसा करना पैसों से भरे बिस्तर पर लौटने से बेहतर होता। जी यानरान और हान सेन पेशेवर वैज्ञानिक नहीं थे, इसलिए उन्हें सही शब्दावली याद नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि बैंगनी क्रिस्टल कोर पदार्थ विरोधी हथियार थे। ये विस्फोटक उपकरण थे जो विस्फोट होने पर विनाशकारी ऊर्जा छोड़ते थे।
एलायंस के पास भी ऐसे ही हथियार थे, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल कोर से होने वाली तबाही के आसपास भी नहीं। हालांकि अगर उनका कभी इस्तेमाल हुआ तो उन्हें एक डेटोनेटर की ज़रूरत होगी। एक संपूर्ण युद्धपोत को उड़ाने के लिए केवल एक कोर की आवश्यकता थी। स्कैनर उनकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकते थे और कोई भी ज्ञात हथियार निवारक के रूप में काम नहीं कर सकता था। वे हमेशा इस्तेमाल के लिए तैयार रहते थे, इसलिए उन्हें निष्क्रिय या अलग नहीं किया जा सकता था। जहां तक पहले बताई गई डेटोनेटर की ज़रूरत का सवाल है, अब इंसानों और शूरा का ध्यान इसी पर था। उन्हें क्रिस्टल कोर का इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढना था, क्योंकि दोनों सरकारों में से किसी में भी कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे उन्हें विस्फोट के लिए ट्रिगर किया जा सके। हालांकि हान सेन ने ऐसा किया था। वह भरिंग जो उसके कब्जे में आ गया था, तोपखाने की तरह बैंगनी क्रिस्टल कोर भर सकता था। उन्हें मशीन से आसानी से दागा जा सकता था। हान सेन ने पहले जो किरणें छोड़ी थीं, उनमें भी बैंगनी क्रिस्टल कोर की ऊर्जा से ज़्यादा अलग नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो कोर में भी कुछ ऐसा ही था, बस गाढ़ा। भरिंग या तो बैंगनी क्रिस्टल कोर को एक ही बार में दाग सकता था, या विनाश की अधिक नियंत्रित और सटीक विधि के लिए ऊर्जा लेज़रों को फिर से भर सकता था। लेज़रों की मदद से आप अपनी इच्छानुसार कम या ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे और उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते थे। यदि कोर की ऊर्जा एक साथ मुक्त हो जाए तो विस्फोट एक स्टार क्लास सुपर बैटलशिप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। अपनी उंगलियों पर मौजूद इस विनाश के विचार से ही हान सेन सिहर उठता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इंसानों और शूरा ने इन बैंगनी क्रिस्टल कोर को पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। कौन सी प्रजाति अपने देखे गए सबसे बड़े सामूहिक विनाश के हथियारों से कतराएगी। हान सेन ने 1000 हथियार प्राप्त करने के बाद सोचा कि वह आकाशगंगा पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा करना चाहता था। उसे ज़्यादा लोगों को नियंत्रित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या बाद में विद्रोहों को दबाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब बहुत ज़्यादा झंझट भरा होता। फिर भी भरिंग के साथ हान सेन एक ऐसी ताकत थे जिनका सामना करना मुश्किल था। वह गठबंधन के किसी भी गुट से मुकाबला कर सकते थे और बिना किसी परेशानी के जीत हासिल कर सकते थे। यदि एंजल जीन ने उसे एक बार फिर उकसाने की कोशिश की तो वह तुरंत उन सभी को उड़ा सकता था। दुर्भाग्यवश इस भरिंग का उपयोग अभयारण्यों में नहीं किया जा सका, लेकिन यही तो एकमात्र कमी थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी, क्योंकि उसने वहां इतना समय बिताया था। भरिंग का इस्तेमाल करने के मौके बेहद कम मिलते, अगर मिलते भी। इसी वजह से हान सेन मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि गठबंधन के लुटेरों और हत्यारों या कॉर्पोरेट दिग्गजों का एक गिरोह अचानक उसे मारने की कोशिश करेगा। इससे उसे भरिंग का इस्तेमाल करने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। हालांकि अपनी प्रतिष्ठा और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा होना असंभव था, इसलिए उन्हें लगा कि हथियार बेकार चला जाएगा। एलायंस में वापस आकर क्रिस्टलाइजर के खंडहरों में उनके प्रयास पदक के योग्य थे। मनुष्यों ने कोर की इतनी संख्या प्राप्त की जो शूराओं की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। और जब वापस अभयारण्य में हान सेन ने जी किंग को देखा तो वह इतना हैरान हुआ कि उसे लगा कि उसके मोजे उसके पैरों से फिसल गए हैं। उस आत्मा ने अच्छी तरह से इस्त्री की हुई सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक सुंदर धूप का चश्मा था। उसने लंबे जूते पहने थे और तरह तरह के सामान और गहनों से सजी हुई थी। कुल मिलाकर वह पूरी तरह से चमक दमक से भरा हुआ था। उसके फैशन की सबसे बड़ी खासियत उसकी छाती पर लटकी एक भद्दी सोने की खोपड़ी वाली हार थी। जब हान सेन ने उसे देखा तो उसके एक हाथ में बियर और दूसरे में एक कॉमिक थी। इस दौरान बारबेक्यू पर सॉसेज तड़प रहे थे। क्या बात है मेरे भाई, जी किंग ने अपने हाथों से एक अजीब सा इशारा किया। हान सेन को इसका मतलब तो नहीं पता था, लेकिन वो बिल्कुल गैंगस्टर जैसा लग रहा था। हान सेन की आंखें झपक गईं। वह सोच रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में आत्मा क्या कर रही होगी, और जो किताबें और कॉमिक्स उसने उसके लिए लाए थे उनका उस पर बुरा असर तो नहीं हुआ होगा। ये सारा सामान कहाँ से आया? हान सेन ने बैठते हुए उससे पूछा। वहाँ जो सामान था उसमें से ज़्यादातर उसने खरीदा नहीं था। लिन्हे ने मेरे लिए ये खरीदे। ऐसा लग रहा था कि मैंने जो भी बताया वो उसे खरीदने को तैयार था। मैं तुम्हें बता दूं, इंसान बहुत अच्छे होते हैं। मुझे तुम लोग बहुत पसंद हो यो। जी किंग ने एक और इशारा किया। हान सेन ने सोचा कि ये इंसानों की तारीफ में किया गया है, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। हान सेन ने फिर मन ही मन सोचा, तुम्हारी पागल मुट्ठियों में कोई आश्चर्य की बात है क्या? कौन बेवकूफ़ तुम्हारी बात मानने से इनकार करेगा, है ना? सुनो भाई, मुझे इंसानों की दुनिया में जाना है, सुन रहे हो? मुझे जाना है, समझ रहे हो? मैं एक विमान उड़ाना चाहता हूँ, एक वॉरफ्रेम चलाना चाहता हूँ और तोपों से रॉकेट दागना शुरू करना चाहता हूँ, बेवकूफ़। हान सेन ने जी किंग को पहले कभी इतना उत्साही नहीं देखा था। हे भगवान, हमने क्या कर दिया? मैंने तो उसे सिर्फ रोमांस वाली कॉमिक्स दी थीं। हान सेन ने अपने हाथ में पकड़ी कॉमिक को देखा और हैरान रह गया। ये गट्स, गन्स एंड वॉरफ्रेम्स का नवीनतम अंक था।
इसका अधिकांश भाग युद्ध और उच्च विस्फोटक उपकरणों के इस्तेमाल करने वाले नायकों के बारे में था। हान सेन ने उसके लिए ऐसी कॉमिक कभी नहीं खरीदी होती। जब जी किंग ने हान सेन द्वारा दी गई सामग्री खत्म कर ली तो बाकी चीज़ें ज़रूर दूसरों ने लाकर दीं। और हान सेन की अनुपस्थिति में जी किंग ये राक्षस बन गया जो अब उसके सामने था। सौभाग्य से एलायंस की सभी कॉमिक्स अच्छे कर्म करने वाले वीर मनुष्यों के बारे में थीं। नायक आमतौर पर बुराई पर विजय प्राप्त करते थे, भले ही उन्होंने रास्ते में कई तरह के उच्च तकनीक वाले हथियारों का इस्तेमाल किया हो। हान सेन बिल्कुल नहीं चाहता था कि जी किंग किसी भी तरह से प्रभावित होकर कोई हंसी मजाक करने वाला घिसा पिटा खलनायक बन जाए। फिर भी उसकी नई शैली शर्मनाक थी। हान सेन को अंदाज़ा ही नहीं था कि शैलियों का ऐसा टकराव कहाँ से आ सकता है, और हान सेन बस अपना सिर हिलाकर सिहरन ही महसूस कर पा रहा था। मेरे सम्राट, क्या अब समय आ गया है कि हम पवित्र तलवार सम्राट से अपना बदला लें? हान सेन ने उसे प्रोत्साहित किया। हाँ बिल्कुल, हमें उस बदमाश को चोदना होगा यार। जो लोग मेरा अपमान करेंगे उनकी नाक कट जाएगी भाई। जी किंग ने आसमान की ओर चिड़िया दिखाए। हान सेन के दांत पीसते हुए वह सिहर उठा, लेकिन वह जी किंग ने जो पढ़ा था उसमें थोड़ी दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक सका, जिसके कारण पोशाक शैली और संवाद में इतना बड़ा बदलाव आया। ओह, और एक बात बच्चे, अब मुझे बादशाह मत कहना, समझ रहे हो? बादशाह शब्द बहुत ऊंचा है और हमें गलियों से कुछ चाहिए। मुझे भाई राजा कहो, समझे? जी किंग किंग ने बेसबॉल कैप पहनी और उसे उलट दिया, फिर वह आश्रय के बाहर की ओर खिसक गया। जरूर, जो भी तुम चाहो। हान सेन के होंठ फड़क उठे। हालांकि जी किंग अजीब था, कम से कम वह अब भी पवित्र तलवार सम्राट से बदला लेना चाहता था। उसकी शक्ति अभी भी मौजूद थी और इंसानों के प्रति उसकी मित्रता अभी भी बरकरार थी, यही असल में मायने रखता था। शुक्र है उसे ऐसी कोई किताब पढ़ने की प्रेरणा नहीं मिली जिससे विश्व शांति की चाहत पैदा होती। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि शी किंग गांधी के गुणों के बारे में पढ़ें। मुझे लिन वेईवेई से इस लड़के को क्या देना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में बात करनी होगी, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हान सेन और जी किंग पवित्र तलवार आश्रय की ओर चल पड़े। ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां सिर्फ 2 महाप्राण प्राणी और एक राजा आत्मा ही थे। यह एक आसान लड़ाई थी। पवित्र तलवार आश्रय के अंदर पवित्र तलवार सम्राट का चेहरा हरा हो गया था। वहां मौजूद बाकी सभी आत्माएं डरी हुई थीं। हान सेन और जी किंग आश्रय स्थल तक पहुंचने में कोई धूर्तता नहीं बरत रहे थे। निडर होकर वे उसके द्वार तक पहुंच गए। हालांकि पहुंचने से पहले वे पवित्र तलवार सम्राट के 12 अन्य आश्रय स्थलों पर रुके थे, जिनमें तलवार महल आश्रय स्थल भी शामिल था। उन सभी पर कब्जा कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पवित्र तलवार सम्राट के बेटे का आत्मा पत्थर भी नष्ट हो गया। पवित्र तलवार सम्राट जानता था कि वे एक ऐसी ताकत है जिसका सामना करना मुश्किल है, इसलिए उसका पहला विचार भागने का था। लेकिन चूंकि उसकी शरण में आत्मा का पत्थर जड़ा हुआ था, इसलिए वह जानता था कि भागना व्यर्थ होगा। शी किंग राजा, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा, पवित्र तलवार सम्राट ने अपने खजाने की ओर दौड़ने से पहले कहा। उसने तिजोरी खोली और बड़ी सावधानी से उसके अंदर रखे एक धातु के बक्से को खोला। उसने कुछ उठाया, उसके चेहरे पर भावुकता और जटिलता थी। हान सेन थोड़ा निराश था। शुरू में तो वह सीधे इस शरण स्थल पर आना चाहता था ताकि पवित्र तलवार सम्राट को मार सके और मुख्य स्थानीय खतरे से निपट सके। लेकिन जी किंग ने उससे कहा था कि अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए हान सेन को बड़े हमले से निपटने से पहले पवित्र तलवार सम्राट के सभी छोटे आश्रयों को नष्ट करना होगा। वह सारे स्पिरिट स्टोन क्यों नष्ट कर रहा है? क्या वह मेरे लिए कुछ नहीं बचा सकता? हान सेन ने मन ही मन सोचा। जी किंग सारा वैभव हड़प रहा था, हान सेन के लिए सिर्फ हड्डियां छोड़ रहा था। उसे बस पवित्र रक्त वाले जीवों का मांस ही मिल पा रहा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जी किंग को न तो उसकी ज़रूरत थी और न ही वह खुद चाहता था। हान सेन ने कसम खा ली कि वह उससे फिर कभी नहीं लड़ेगा जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। उसने सोचा, वह बहुत घमंडी और स्वार्थी है। अगर हान सेन काफ़ी ताकतवर होता तो वह उसे मारने की कोशिश भी कर सकता था। हालांकि यह सब निराशाजनक था, फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह कितना अच्छा लग रहा था। वह वहां था, तीसरे भगवान के अभयारण्य में ढेरों आश्रयों से गुजर रहा था, मानो ये रविवार की ड्राइव से ज़्यादा मुश्किल न हो। उन दोनों का विरोध करने में कोई ताकत नहीं थी, इसलिए यह बहुत अच्छा लग रहा था। बाओ एर भी हान सेन के साथ आई थी और उसके कंधे पर बैठी थी। अपने हाथों में वह चिड़िया मछली वाली चीज से खेल रही थी। अब वे सीधे पवित्र तलवार आश्रय के सामने मार्च कर रहे थे। उसके द्वार के सामने खड़े होकर जी किंग चिल्लाया, अरे यो, मैं महासम्राट हूँ और मैं ही दस्तक देता हूँ, क्योंकि मैं विनम्र हूँ। बेशक अगर तुम ये द्वार बंद रखोगे तो मुझे इसे तोड़ना ही पड़ेगा। यह मेरे तुम्हें मारने के रास्ते में है। खैर, अगर तुम मान जाना चाहो तो मान लो। अगर आसपास कोई और होता तो हान सेन ऐसा दिखावा करता कि वह उसे नहीं जानता। हालांकि जी किंग को मजा आ रहा था।
उसने एक और अजीब इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 15 मिनट देता हूँ, बदमाश। अगर तुम दया चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हान सेन ने उस समय अपने सामने बने आश्रय को निहारा। वह उस जगह की भव्यता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। यह एक विशाल दीवारों से घिरा शहर था, लेकिन वहाँ बेचैन करने वाली शांति थी। फाटक के पार से कोई शोर नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्राचीर या पहरेदारों पर कोई प्राणी तैनात नहीं है। हान सेन ने क्षेत्र को देखने के लिए अपने डोंगक्सुआन आभा का उपयोग किया और तभी उसने पवित्र तलवार सम्राट को द्वार के ऊपर खड़ा देखा। 100 मीटर लंबा प्राणी राजा आत्मा के पीछे खड़ा था। आकाश में एक बंदर चमगादड़ के पंखों के साथ उड़ रहा था, मानो कोई प्राणी नरक की गर्तों से निकला हो। याओज, शी किंग राजा, हम दोनों यहाँ राजा आत्माएं हैं। बातों को इतनी चरम सीमा तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, पवित्र तलवार सम्राट ने भाषण शुरू किया। यद्यपि हान सेन का सुनहरा कौवा शक्तिशाली था, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि वह पवित्र तलवार सम्राट या उसके पालतू जानवरों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके जी किंग राजा को भी नहीं मार सका। पवित्र तलवार सम्राट के जवाब में जी किंग राजा ने तुरंत कहा, बकवास बंद करो मूर्ख। या तो तुम मुझसे एक आदमी की तरह लड़ो या अपने घुटनों पर बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन इसे अपने सिर पर ही रहने दो। पवित्र तलवार सम्राट ने अपनी खास चाल शुरू की। उसके हाथों से हजारों तलवारें उठीं और उसने उन सभी को जी किंग राजा की ओर उड़ा दिया। जी किंग ने फिर कहा, वह बूढ़ा शाहबलूत। ओह कृपया। जी किंग ने एक मुक्का मारा और एक ऐसी शॉकवेव पैदा हुई जिसने सारी तलवारें उड़ा दीं। उस एक मुक्के से ही सारा कौशल रद्द हो गया। दहाड़ 100 मीटर लंबा जानवर जी किंग और हान सेन की ओर कूद पड़ा। उस जीव के मुंह में हान सेन ने कुछ घूमता हुआ देखा, मानो खून से लाल समुद्र हो। अगर वह उस भंवर में फंस जाता तो उसे बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हान सेन को भाई साहब की जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए वह पहले से ही जानता था कि आश्रय के 2 सुपर प्राणियों से क्या उम्मीद की जाए। तो फिर हम अपनी जान तक लड़ेंगे, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जी किंग ने चांदी की रोशनी के साथ आकाश में छलांग लगाई और उसके सामने सुपर प्राणी की ओर एक मुक्का मारा। वार जमीन पर पड़ा और वह महाप्राणी पीड़ा से पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उस प्रहार की तीव्रता से वह दर्द से चीख उठा। फिर भी उसने अपने पंजों से जी किंग का सिर पकड़ने की कोशिश की। जी किंग ने आगे बढ़ते हुए पंजों की ओर एक अपरकाट मारा, जिससे उसकी बढ़त रुक गई और राक्षस की उंगलियां बुरी तरह दुखने लगीं। मुक्का राक्षस के हमले से भी ज्यादा जोरदार था और अतिरिक्त बल ने उस जीव को उड़ा दिया। दूसरा सुपर जीव अपने चमगादड़ के पंखों से जी किंग पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन यह एक निरर्थक हमला था। जी किंग इतना तेज था कि उसे अपने बालों पर दोबारा जेल लगाने का भी समय मिल गया। ये देखकर हान सेन को एक बार फिर से झिझक महसूस हुई। जी किंग अब एक रंडी की तरह थी, नए ग्राहकों से मिलने से पहले बार बार मेकअप लगाती और अपने स्तन उभारती। जी किंग ने हवाई बंदर को दूर धकेल दिया और रास्ता साफ होने के साथ हान सेन पवित्र तलवार सम्राट के आत्मा पत्थर को पाने के लिए दौड़ पड़ा। पवित्र तलवार सम्राट ने यह देखा और इसलिए उसने जल्दी से अपनी तलवारें हान सेन की ओर चला दीं। हान सेन एक काले कौवे में बदल गया। वह एक प्रचंड आग में घिरा हुआ था, जिससे उसकी गति तेज हो गई। उसने बड़ी आसानी से अपनी ओर आ रही तलवारों की बौछार से बच निकला। सारी तलवारें टूटकर जल गईं। हान सेन के पीछे बची निर्दयी लपटों में वे सुलगकर पिघल गईं। पिछली बार जब हम मिले थे तो तुमने मेरी चोटों का फायदा उठाया था, इंसान। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम मुझे हरा पाओगे? पवित्र तलवार सम्राट क्रोधित हो गया और उसने एक भयानक तलवार निकाली। तलवार जल उठी और लाल लपटें फूटने लगीं, जिससे आकाश रंगने लगा। हान सेन ने अपनी फीनिक्स तकनीक को एरो के साथ मिला दिया, जिससे उसे फायदा हुआ। ग्रेट स्वॉर्ड की शक्ति लगभग हान सेन जितनी ही थी, बस थोड़ी कम थी। हान सेन ने पीछा करने और बचने के लिए अपने सोने के कौवे का इस्तेमाल किया। इसके फायदों की तुलना में और कुछ नहीं था, लेकिन इसने उसे कई अन्य कौशलों का इस्तेमाल करने से रोक दिया। युद्ध में वह जिन क्षमताओं का अक्सर इस्तेमाल करता था वे वर्जित थीं, इसलिए वास्तविक युद्ध के लिए सोने के कौवे का इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार था। मानव आकार बदलने वाले जानवर की आत्माएं बेहतर हैं, मुझे उनमें से एक को ढूंढना अच्छा होगा, हान सेन ने खुद से सोचा। लेकिन फिलहाल हान सेन सड़कों पर फीनिक्स की तरह तेजी से दौड़ रहा था। पवित्र तलवार सम्राट से भिड़ने का फैसला करते हुए उसने कई अलग अलग कोनों से हमला किया। जिस गति से हान सेन पवित्र तलवार सम्राट के लिए आया था, आत्मा वापस लड़ने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी और इसलिए उसे रक्षात्मक होने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रत्येक हमले को रोकने के लिए अपनी महान तलवार का उपयोग करना पड़ा। हालांकि जब उसके हमला करने का समय आया तो हर बार हान सेन के खिलाफ एक लहर की तरह था। सौभाग्य से वह अपने पंखों से प्रत्येक हमले को काटने और विक्षेपित करने में सक्षम था। फिर उसने डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल करके आश्रय स्थल को स्कैन किया। पवित्र तलवार सम्राट और 2 महाप्राणियों के अलावा
वहाँ वास्तव में कुछ भी नहीं था। सब कुछ कहाँ चला गया? क्या उसने ये जानते हुए भी कि वह मरने वाला है, आश्रय स्थल खाली कर दिया है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। पवित्र तलवार सम्राट के खिलाफ उसकी लड़ाई एक गतिरोध की तरह दिखने लगी, तो हान सेन ने आत्मा हॉल की खोज में उड़ान भरने का फैसला किया। आश्रय बहुत बड़ा था, लेकिन जिस गति से उसका रूपांतरण हुआ, उससे उसे ढूंढने में अधिक समय नहीं लगा। हान सेन के रक्तपंख अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देते थे, और अगर वह इमारतों के अंदर देखना चाहता था तो वह घरों की छतों को काट देता था। हान सेन द्वारा आश्रय को नष्ट करने से पवित्र तलवार सम्राट और भी अधिक क्रोधित हो गया, और जब आत्मा ने अपने पंखदार शत्रु का पीछा करने की कोशिश की तो वह कभी भी उसे पकड़ नहीं सका। कुछ मील उड़ने के बाद हान सेन को एक हॉल मिला जिसमें एक अजीबोगरीब मूर्ति थी। उसकी छाती में तलवार के आकार का एक आत्मा पत्थर था, निःसंदेह पवित्र तलवार सम्राट का, हान सेन ने सोचा। इसकी त्वरित खोज से प्रसन्न होकर हान सेन वहां पहुंचे। पवित्र तलवार सम्राट के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए, और जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने खजाने की तिजोरी से वह चीज़ निकाली जो उन्होंने निकाली थी। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे जीने नहीं देंगे तो हम साथ साथ मर सकते हैं। हान सेन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्पिरिट स्टोन उसके सामने था, इसलिए वह उसे अभी छोड़ने को तैयार नहीं था। पवित्र तलवार सम्राट ने हान सेन की कार्यवाही में कोई परिवर्तन न देखकर उसके हाथों में मौजूद वस्तु को नष्ट कर दिया। वह वस्तु काले रंग की थी और अंडे के आकार की थी। उसे तोड़ने पर उसमें से कुछ निकला। यह एक काले तरल पदार्थ जैसा था, और यह उस असंभव रूप से छोटे अंडे के आकार की वस्तु के अवशेषों से फूट पड़ा। देखते ही देखते इसने पूरे हॉल को काला कर दिया। आत्मा पत्थर मेरा है। हान सेन को अचानक कालापन दिखाई दिया, मानो किसी चीज ने दुनिया की हर रोशनी बुझा दी हो। यह अप्रत्याशित था। हान सेन रात के सबसे अंधेरे में भी काफी अच्छी तरह देख सकता था। उसने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अजीब बात यह है कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके शरीर को खींच रहा हो। जब हान सेन ने नियंत्रण वापस पा लिया तो वह फिर से साफ साफ देख पा रहा था। वह अभी भी मूर्ति के सामने था, मानो कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन जब हान सेन ने अपना सिर उठाया तो वह जम गया। हान सेन ने अपने सामने एक विशालकाय चेहरा देखा जो महल से भी बड़ा था। वह ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो कोई बुद्ध हो, लेकिन उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल भी बुद्ध जैसी नहीं थी। वह एक स्त्री का चेहरा था जो लंबे नाजुक बालों से ढका हुआ था। स्त्री का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण हान सेन को निगल जाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह जीवित नहीं थी। वह सिर्फ एक मूर्ति थी जो तांबे से बनी थी। हान सेन ने उसके अचानक प्रकट होने के बारे में ज्यादा न सोचने की कोशिश की, इसलिए वह वापस उछला और कुछ और करने से पहले उसने आत्मा पत्थर को पकड़ लिया। पवित्र तलवार सम्राट अपना पत्थर छीना हुआ देखकर वहीं खड़ा होकर बोला, मैं भी जी किंग राजा को पकड़ने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तुम भी तो मेरे पीछे कांटा बने हुए हो जब से वह है। तुम करोगे, नरक में मिलते हैं, चींटे। उसके बाद पवित्र तलवार सम्राट की तलवार चमक उठी। उसके बाद उसका शरीर प्रकाश की धुंध में फट गया। जिस क्षण वह विस्फोट हुआ, हान सेन के हाथों में आत्मा पत्थर टूट गया। हान सेन केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सका, क्योंकि काफी समय हो गया था जब उसने आखिरी बार किसी आत्मा को खुद को मारते हुए देखा था। अचानक हान सेन का आकार फिर से इंसान जैसा हो गया। वह अपने आसपास का नज़ारा देखने के लिए ऊपर की ओर तैरने लगा। पवित्र तलवार सम्राट ने जो कुछ उसे बताया था, उसे देखते हुए कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं लग रहा था। जब हान सेन आकाश में पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसका चेहरा उदास हो गया। आश्रय का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था, और मूर्ति के हाथ से आश्रय का एक और हिस्सा आसमान में उठा हुआ था। मूर्ति अविश्वसनीय रूप से विशाल थी, और अब हान सेन समझ गया कि यह स्त्री मूर्ति असल में कैसी दिखती है। उसने कवच पहना हुआ था और उसके पंख थे। मूर्ति के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जिसके चारों ओर काली धुंध की एक परत थी।